शुरू करते हैं। मोस्ट वेलकम। देखो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, डेली बेसिस पर हम पढ़ते हैं। बोलता है देवेंद्र फडणवीस ये कौन सी भी बार महाराष्ट्र के सीएम बने हैं? जरा बताओ क्या लगाओगे। वो हो जाएगा कौन सा, ये पहली बार है या फिर आप लगाओगे दूसरी बार है या फिर तीसरी बार है या फिर चौथी बार है? हम किसकी बात कर रहे हैं? हम देवेंद्र फडणवीस की बात कर रहे हैं। जरा बताओ क्या लगाओगे। ये कहां के सीएम बने हैं? महाराष्ट्र के बने हैं। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। कहां के? ये महाराष्ट्र के सीएम बने हैं और ये बने हैं कितनी भी बार। देखो 2014 में ये बन गए थे पहली बार, 2019 में फिर ये बन गए, फिर 2024 में बन गए। तो ये कितनी बार बने? थर्ड इज द राइट आंसर। ओके भाई, ध्यान रखोगे, तीसरी बार इज द राइट आंसर। और जो यहाँ के डिप्टी सीएम है वो कौन है? वो हो जाएंगे एकनाथ शिंदे। क्लियर है, एकनाथ शिंदे हो जाएंगे। और उनके साथ साथ में कौन हो जाएंगे अगर हम देखें, है ना भाई, वो आ जाएंगे अजीत पवार। तो दो डिप्टी सीएम है यहाँ पर, अजीत पवार। क्लियर हो जाएगा। तो ऐसे आप ध्यान रखना, क्लियर हो जाएगा। शाबाश, बहुत अच्छे। यहां पर अगर हम देखें विधानसभा की सीटें कितनी हो जाएंगी? 288 हो जाएंगी। कितनी है? 288 विधानसभा की सीटें हैं। आ जाओ भाई, लोकसभा की यहां पर 48 सीटें अगर आप लिखना चाहो, कितनी है? 48। और राज्यसभा की है 19। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा नदियों द्वारा जमाव से बनी है और पोटास से समृद्ध है लेकिन फास्फोरस की कमी है? जरा बताओ क्या लगाओगे। देखो हमेशा ध्यान रखना, भारत के अंदर जितनी भी मिट्टियां हैं सिर्फ एक को छोड़कर, ठीक है, अगर आप पीट 8 प्रकार की मिट्टी है भारत में, राइट बात है, उसमें से पीट मृदा को छोड़ दीजिए, बाकी सब में फास्फोरस की कमी मिलेगी आपको। ठीक है, तो हम क्या देखेंगे कि फास्फोरस की कमी है, तो वो कौन सी हो जाएगी? जलोढ़ मृदा इज द राइट आंसर। कौन सी हो जाएगी यहां पर? जलोढ़, है ना, क्लियर हो जाएगा। और ये किस प्रकार की मृदा? नदियों के द्वारा जमाव से बनी हुई है। ये पोटास इसमें भरपूर मिलेगा। इसको हम कछारी मृदा भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? कछारी मृदा। और हमारे यहां लगभग लगभग एक, है ना भाई, अगर आप देखोगे 43% यही मृदा मिलती है, जलोढ़ ही, है ना। जलोढ़, जलोढ़ अगर पुरानी है तो इसको क्या बोलते हैं? इसमें से इसको हम बोलेंगे बांगर। ठीक है भाई। और अगर ये नई है तो हम इसको बोल देंगे खादर। ठीक है भाई, खादर। अच्छा, दूसरे नंबर पर कौन सी मिलती है हमारे यहाँ मिट्टी? वो मिलती है लाल पीली मृदा। वो कितने परसेंट है? 18% है। और उसके बाद कौन सी आपको देखने को मिलेगी? तीसरे नंबर पर काली मृदा। और काली मृदा आपको 15% मिलेगी। फिर आपको रेगिस्तानी मृदा देखने को मिलेगी, और वो कितनी मिलेगी? रेगिस्तानी मृदा 5% देखने को मिलेगी। फिर आपको लेटेराइट मृदा देखने को मिलेगी 4.32%। इतनी ही आपको पर्वतीय मृदा भी देखने को मिल जाएगी। पर्वतीय मृदा भी आपको इतनी ही 4.32% मिलेगी। फिर 2% आपको लवणीय या क्षारीय मृदा देखने को मिलेगी। कौन सी? लवणीय या क्षारीय मृदा, ये आपको 2% देखने को मिलेगी। और पीट मृदा आपको 1% मिलती है। तो 8 प्रकार है हमारे यहाँ पर सॉइल के। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार द्वारा भारत, है ना भाई, भरतनाट्यम पर कब बैन लगा दिया गया था? जरा बताओ, भरतनाट्यम पर बैन लगा है भैया? ठीक है भाई, जरा बताओ कब लगा है भरतनाट्यम पर बैन? ये कौन बताएगा? क्या 1885, 1910, 1897 या फिर 1927? ये कौन सा है? शाबाश, बहुत अच्छे, कर सकते हैं, है ना भाई, बहुत अच्छा। अगर हम देखें हमारा राइट आंसर है कब लग गया? 1910 में। किसने लगाया? अंग्रेजों ने, है ना। कहां पर लगाया? कि बस मंदिरों में नहीं होगा ये, है ना भाई, मंदिरों में नहीं होगा। हाँ, राजाओं के महलों में कर सकते हो आप। इसके राजाओं के महल में आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मंदिरों में नहीं होगा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये वाले बच्चे बिल्कुल ठीक है ना भाई, खींच गए। अच्छा, अगर आपसे यूं पूछा जाए कि हमें ये बताइए, है ना, क्या टी बाला सरस्वती का संबंध इसी से है? बिल्कुल है। ठीक है भाई, टी बाला सरस्वती का संबंध इसी से है। और अगर बात देखोगे रुक्मणी देवी अरुणडेल का, बिल्कुल है, उनका संबंध भी इससे। हेमा मालिनी का संबंध इसी से है, बिल्कुल है, हेमा मालिनी, है ना भाई, ध्यान रखोगे। और इनके साथ साथ अगर आप देखोगे हेमा मालिनी के साथ साथ मृणालिनी साराभाई का संबंध भी इसी से है। मृणालिनी साराभाई का संबंध भी इसी से है। ठीक है, मल्लिका साराभाई, उस नृत्य का भी संबंध इसी से है। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। कुमारी कमला का संबंध इसी से है ना, कुमारी कमला का संबंध भी इसी से हो जाएगा, है ना। कुमारी कमला ने इसमें भुजबुर शैली चलाई है। कौन सी? भुजबुर एक नई शैली है, वो इसमें चलाई है। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। तिल्लाना भी भरतनाट्यम की ही एक शैली है, ये भी आप ध्यान रख सकते हो। ठीक है, पंडा नल्लूर भी भरतनाट्यम की ही एक शैली है, उसको भी आप याद रख सकते हो, पंडा नल्लूर। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं मध्य प्रदेश आदिवासी लोक कला अकेडमी द्वारा आयोजित 5 दिवसीय उत्सव लोकरंग हर साल कब शुरू होता है? ओके, हम कह रहे हैं मध्य प्रदेश में है। ठीक है, और अगर हम देखें मध्य प्रदेश के भोपाल में शुरू होता है। ठीक,
कितने दिनों का होता है? 5 दिन का होता है, ठीक है। और अगर हम देखें वहां की आदिवासी लोक कला के द्वारा किया जाता है, ठीक है, आदिवासी लोक कला के द्वारा यह शुरू किया जाता है। अब ये बता दीजिए, अगर आप देखोगे कब शुरू होता है, इसका शुरू का टाइम क्या है, कौन सी डेट है? कौन 26 सितंबर लगा रहा है? 26 जनवरी इज द राइट आंसर है। तुम्हें ये कौन सी डेट दिखाई दे रही है भाई? 26 सितंबर। अजीब सी डेट नहीं है ये, कैसे काम चलेगा? कौन सा था तुम में से लीडर जिसने चुनी थी 26 सितंबर शुरू में? क्योंकि तुम फिर उसी के साथ साथ चले होगे। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये। बोलता है निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास आर के नारायण द्वारा लिखा गया है और इसी नाम से हिंदी फिल्म में भी रूपांतरित किया गया है? जरा बताओ। हेलो है, दी गाइड है, देवदास है, थ्री इडियट्स है, ये कौन सा हो जाएगा? अगर हम देखें, हम भाई क्या कह रहे हैं, आर के नारायण देख रहे हैं। आर के नारायण बहुत प्रसिद्ध है स्वामी एंड फ्रेंड्स के लिए। इन्होंने क्या लिखा है? स्वामी एंड फ्रेंड्स, बहुत ज्यादा फेमस है। द इंग्लिश टीचर के लिए भी बहुत ज्यादा फेमस है, ठीक है। और इनका एक उपन्यास है दी गाइड, समझ गए? इसमें ऊपर मूवी भी बनी है, फिल्म भी बनी है, और इसके लिए इनको साहित्य अकेडमी पुरस्कार भी मिला है। साहित्य अकेडमी पुरस्कार भी मिला है। और 1964 में इनको पद्मा भूषण भी मिला था। और साल 2000 में इनको क्या मिला? इनको पद्मा विभूषण भी दिया गया, पद्मा विभूषण भी। तो ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हो। क्लियर हो जाएगा? शाबाश, बहुत अच्छे। अजो नेक्स्ट पर बोलता है भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन है? लास्ट का बिल्कुल है ना भाई, वो कौन सा हो जाएगा? अगर हम देखें भारत का अंतिम मुगल सम्राट अकबर सेकंड, शाहजहां, बहादुर शाह सेकंड या फिर औरंगजेब? शुरू में कौन था? बाबर। और ये क्या हुआ करते थे? बादशाह की उपाधि धारण करते थे, बादशाह, ठीक है भाई, है ना। अगर हम देखें, ये खलीफा को नहीं मानते थे, तो ये बादशाह की उपाधि धारण करते थे। और अगर आप देखोगे, ये जो बाबर है 1526 में यहां पर मुगल सल्तनत की नींव रख दी इसने, है ना, मुगलिया सल्तनत की नींव रख दी। आखिरी कौन था? जरा बताओ। शाबाश, पक्की बात है कि आखिरी यही था। कब गद्दी पे बैठा था ये 1837 में। और कब तक? 1858 तक। इसको यहां से भगा दिया गया था और रंगून भेज दिया गया। वहीं ध्यान रखोगे 1862 में इसकी मृत्यु हो गई, है ना। क्लियर हो जाएगा? 1857 की क्रांति में इसको लीडर भी चुना गया था, लेकिन वास्तव में नेतृत्व बख्त खां के पास था। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एकमात्र नदी तटीय प्रमुख बंदरगाह है? ठीक है, अगर हम देखें, मरमुगांव है, दीनदयाल है, कोलकाता है या फिर पारादीप है। हमारे पास 13 मेजर बंदरगाह देखने को मिलते हैं। मेजर का मतलब होता है प्रमुख बंदरगाह, ठीक है। और हमारे पास 200 माइनर पोर्ट है। माइनर का मतलब है छोटे बंदरगाह, ठीक है जी, नो प्रॉब्लम। अब अगर हम देखें, इनमें से कोई एक है जो नदी के किनारे है, ठीक है। कहां पर है? नदी के किनारे। अब जरा बताइए, नदी के किनारे आपको कौन सा लगता है इसमें से बंदरगाह? वो समुद्र के किनारे नहीं है, नदी के किनारे ढूंढ के लाना है। वो कौन सा हो जाएगा? कोलकाता। कहां पर है ये? वेस्ट बंगाल में है, ओके। और कोलकाता बंदरगाह हुगली नदी के किनारे है। अंग्रेजों के द्वारा विकसित किया गया था। अगर हम देखें, भारत में सबसे पहले अंग्रेजों ने कौन सा बंदरगाह बनाया? तो वो यही बनाया था। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? कोलकाता वाले बच्चे, बिल्कुल ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है लेट बॉल और स्ट्रोक बॉल और नो लेट ये किस खेल का हिस्सा है? जरा बताओ ये किसका है? शाबाश भाई। अगर हम देखें, स्क्वैश है, रग्बी है, हैंडबॉल है या फिर पोलो है? शाबाश, कर सकते हैं। अगर हम देखें भाई, लेट बॉल ये किससे हो जाएगा? लेट बॉल, जरा सोचो सर। लेट बॉल, स्ट्रोक बॉल, नो लेट, स्क्वैश इज द राइट आंसर। क्या हो जाएंगे? स्क्वैश। अनाहत सिंह का संबंध इसी से है, ओके। अगर हम देखें, अनाहत सिंह का संबंध इसी से हो जाएगा। दीपिका पल्लिकल का संबंध इसी से हो जाएगा। दीपिका पल्लिकल का संबंध भी इसी से हो जाएगा। तो ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हो, ठीक है भाई। क्लियर हो जाएगा? ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। शाबाश, स्क्वैश वाले बच्चे, बिल्कुल ठीक है। बोलते हैं खेलों में आमतौर पर जो एस है, एस शब्द किससे जुड़ा हुआ है? जरा बताओ क्या लगाओगे? क्या ये एथलेटिक्स में ऊंची कूद की एक टेक्निक है, या फिर टेनिस में एक तेज सर्व है, या फिर फुटबॉल में गोल स्कोर करना है, या फिर गोल्फ में एक सटीक शॉट है? एस का मतलब जरा बताइए कि ये एस क्या होता है। कौन बच्चे बताएगा? शाबाश, कर सकते हैं भाई। हम एस किसको बोलेंगे? एस, एस का क्या मतलब है? ये है ना भाई, बहुत ध्यान से सुनेंगे। जरा बताओ इसमें से क्या हो जाएगा, है ना। कर सकते हैं, पक्की बात है। बी लगा रहे हो। टेनिस में एक तेज सर्व होता है। देखो, जैसे हम क्रिकेट में क्या बोलते हैं? बहुत तेज शॉट मारा, है ना भाई, वाह वाह क्या शॉट मारा। तो ऐसे ही टेनिस में ध्यान रखोगे, उस तेज शॉट को बोलते हैं हम तेज सर्व। शॉट को क्या बोलते हैं? उसमें सर्व,
बहुत तेज सर्व किया, ठीक है भाई। तो ऐसे आपने ध्यान रखना है। अब जो टेनिस है, टेनिस में जो स्कोर होते हैं वो कैसे होते हैं, जैसे कि 0, जैसे कि 15, जैसे कि 30, जैसे कि 40, ऐसे स्कोर होते हैं उसमें। और 0 को लव बोला जाता है ना। ऐसा ऐसा हमारी की तरह नहीं है, देखो 0 पे आउट हो गया, बेईमान है ये, बेकार है ना। ऐसा नेगेटिव नहीं करते हैं, उसको पॉजिटिव दिखाते हैं, लव, समझ गए। तो ऐसे ध्यान रखना है। अगर हमारा स्कोर बराबर हो जाए, समझ गए भाई, ये अगर हमारा स्कोर 40-40 हो जाए तो उसे क्या बोलते हैं, ड्यूश बोलते हैं, बराबरी को ड्यूश, ठीक है। और 40 के बाद जो कोई स्कोर लेके आएगा कोई भी, उसको बोलेंगे एडवांटेज, याद रखोगे, एडवांटेज। लेकिन 40 के बाद जीतने के लिए कम से कम 2 अंक लाने पड़ेंगे किसी भी खिलाड़ी को, यह ध्यान रखना, उसे हम एडवांटेज बोलेंगे, ठीक है। क्लियर हो जाएगा, समझ गए। तो ऐसे आपने ध्यान रखना है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा टेनिस। आज भी नेक्स्ट पर 2013 में प्रकाशित अनब्रेकेबल ये की आत्मकथा है, जरा बताओ क्या लगाओगे, मिल्खा सिंह है या फिर आप लगाओगे अभिनव बिंद्रा, गीता फोगाट या फिर मैरी कॉम हो जाएंगे। शाबाश, बहुत अच्छे, कर सकते हैं, है ना भाई। भाई 2013 में प्रकाशित है अनब्रेकेबल, ये किसकी हो जाएगी, अनब्रेकेबल, ये किसकी हो जाएगी, जरा बताओ। देखो अगर हम उनके अवार्ड गिनने लगे, है ना भाई, जैसे उनको जो 2003 में मिला था वो अर्जुन पुरस्कार मिला था। क्या मिला था उनको, अर्जुन पुरस्कार मिला, ठीक है भाई। क्लियर हो जाएगा। 2006 में उन्हें पद्मश्री पुरस्कार मिल गया था, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे। 2006 में उन्हें क्या मिल गया था, पद्मश्री पुरस्कार। 2009 में उनको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिल गया था, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। 2013 में उन्हें पद्मा भूषण मिल गया था। 2020 में उनको पद्मा विभूषण मिल गया था। ओके, मैरी कॉम मुक्केबाजी से जुड़ी हुई हैं, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, मैरी कॉम मुक्केबाजी से जुड़ी हुई हैं। 2012 के ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल लेकर आई थी लंदन के अंदर, ठीक है भाई। क्लियर हो जाएगा ये। और कहां से बिलोंग करती हैं, मणिपुर से बिलोंग करती हैं। मणिपुर कहां का स्टेट है, नॉर्थ ईस्ट का राज्य है, ठीक है भाई। कौन है ये, एमसी मैरी कॉम इज राइट आंसर। आ जाओ नेक्स्ट पर। अशोक के कितने स्तंभ शिलालेख या प्रमुख स्तंभ शिलालेख पाए जाते हैं, ये 9 है, 7 है या फिर आप लगाओगे इसमें से 2 है या फिर 14 है, जरा बताओ। शाबाश, बहुत अच्छे। अगर हम देखें अशोक के बारे में देख रहे हैं, अशोक मौर्य सम्राट था, कौन से वंश से था, मौर्य वंश से। मौर्य वंश की नींव चंद्रगुप्त मौर्य ने रखी थी। और अशोक 273 बीसी में गद्दी पर बैठ गया, 269 बीसी में अपना राज्याभिषेक करवाया, 261 बीसी में इसने कलिंग का युद्ध लड़ा, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, कलिंग का युद्ध लड़ा। इसके जो आप शिलालेख देखते हो टोटल, ठीक है भाई, टोटल है 33, याद रखोगे, टोटल कितने हो जाएंगे, 33। और 14 हो जाएंगे इसके अगर आप देखोगे प्रमुख, और स्तंभ वाले कितने हो जाएंगे, 7, है ना। तो आपसे क्या पूछा, स्तंभ शिलालेख, तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 7 वाले, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, 7 इज द राइट आंसर। बहुत अच्छे। इसके शिलालेखों में लिपि कौन सी मिलती थी ज्यादातर, वो मिलेगी आपको ब्रह्मी लिपि, ठीक है भाई, ब्रह्मी लिपि आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। ज्यादातर में लिपि कौन सी है, ब्रह्मी। और भाषा कौन सी यूज होती है, भाषा होती है ज्यादातर में प्राकृत यूज, ठीक है भाई। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं भारत और किसकी सेना के बीच गरुड़ शक्ति अभ्यास आयोजित हुआ है, जरा बताओ। गरुड़ शक्ति अभ्यास किसके बीच का है ये, अगर हम देखें यूएसए, इंडोनेशिया, रूस या फिर मिस्र। अगर हम सिर्फ गरुड़ देखते, गरुड़, तो भाई गरुड़ एक्सरसाइज हो जाएगी भारत और फ्रांस के बीच, भारत और फ्रांस के बीच हो जाएगी, और ये एयरफोर्स की बन जाएगी। लेकिन हमसे तो गरुड़ शक्ति बोला है, तो यहां पर तो आंसर कुछ और होना चाहिए। गरुड़ शक्ति के लिए आप कौन सा लगाओगे, इंडोनेशिया इज द राइट आंसर। ये इंडोनेशिया के साथ है, क्लियर हो जाएगा, इंडोनेशिया के साथ है। और ये 2024 में नवंबर में हुई थी एक्सरसाइज, ये भी आप ध्यान रखोगे, इंडोनेशिया में ही हुई थी। कहां पर हुई थी, इंडोनेशिया में ही हुई थी, ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हो, ठीक है, क्लियर हो जाएगा। जो कोंकण एक्सरसाइज है हमारी वो नेवी की है, और जो कोंकण है किसके साथ है, यूके और भारत की है वो, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, ऐसे भी आप ध्यान रखना। अगर आपसे पूछा जाए वीर गार्जियन, ये जो वीर गार्जियन एक्सरसाइज है और धर्म गार्जियन एक्सरसाइज है, ये दोनों हमारी किसके साथ होती है, भारत और जापान के बीच में हो जाएंगी ये, ठीक है भाई। और अगर आपसे पूछे हैंड इन हैंड एक्सरसाइज किसके इसके बीच है, हैंड इन हैंड, ये भारत और चाइना के बीच है, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, ऐसे भी आप ध्यान रखोगे, हैंड इन हैंड, क्लियर हो जाएगा। तो हमारी भारत और चाइना के बीच है ये। आ जाओ भी नेक्स्ट पर। बोलता है निम्नलिखित विकल्पों में से बांग्लादेश के बीच के रूप, है ना भाई, किसको जाना जाता है, बांग्लादेश के जनक के रूप में हम जानते हैं किसी को, शेख मुजीबुर रहमान को, अताउर रहमान, मोहम्मद हबीबुर रहमान या फिर शेख हसीना।
जरा बताओ क्या लगाओगे? शाबाश, बहुत अच्छे, है ना। सूर्य किरण हमारी एक्सरसाइज किसके साथ है? भारत और नेपाल के साथ। बहुत अच्छा, शाबाश, कर सकते हैं। हमारा राइट आंसर, पक्की बात, शेख मुजीबुर रहमान। ये जो शेख मुजीबुर रहमान थे, इनको वहां पर राष्ट्रपिता का दर्जा प्राप्त था, अब नहीं है, ठीक है भाई। वहां पर राष्ट्रपिता का दर्जा, ये बात आप ध्यान रखोगे, राष्ट्रपिता का दर्जा, क्लियर हो जाएगा, ये प्राप्त था, लेकिन अब नहीं है वहां पर राष्ट्रपिता का दर्जा प्राप्त, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। 1971 में इन्होंने पाकिस्तान से अलग करवा के नया देश बांग्लादेश की घोषणा करवाई थी, क्लियर हो जाएगा। और इन्हीं की बेटी थी शेख हसीना, जो 5 बार प्रधानमंत्री रही और जुलाई 2024 में इस्तीफा देकर वहां से चली आई। आ जाओ भाई नेक्स्ट पर। पद्मा सुब्रमण्यम किस नृत्य शैली से जुड़ी हुई है? ठीक है भाई, कथक है, भरतनाट्यम है, छऊ है या फिर मणिपुरी है? ये कौन सा हो जाएगा? पद्मा सुब्रमण्यम के बारे में बात कर रहे हैं, जरा बताओ। ये कथक तो हो जाएगा जी यूपी का शास्त्रीय नृत्य है, भरतनाट्यम हो जाएगा तमिलनाडु का, छऊ हो जाएगा पूर्वी भारत का, और मणिपुरी कहां का हो जाएगा? मणिपुर का हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? जरा बताओ, शाबाश। जिनको 1981 में क्या मिला है? पद्मश्री, है ना भाई। 1981 में क्या मिला है? पद्मश्री। 2024 में क्या मिला है? पद्म विभूषण, ठीक है भाई। और 2003 में इन्हें पद्म भूषण मिला था। क्या मिला था? पद्म भूषण। तो ये कौन है? पद्मा सुब्रमण्यम, जो भरतनाट्यम से जुड़ी हुई है। 2024 में क्या मिला है इनको? ध्यान रखना, ये पद्मा विभूषण इंपॉर्टेंट है 2024 के लिए, ठीक है भाई, शाबाश, बहुत अच्छे। बोलता है कालिदास सम्मान की आवृत्ति कितनी है? आपको क्या लगती है इसमें से आवृत्ति, है ना? अगर हम देखें 3 साल में एक बार, या फिर 2 साल में एक बार, या फिर वर्ष में एक बार, या फिर 5 साल में एक बार, जो ये कालिदास सम्मान है, ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है ना भाई, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। और ये कब शुरू हुआ था? 1980 में शुरू हुआ था, ओके। और 1986-87 से ये 4 क्षेत्रों में दिया जाता है, जैसे कि शास्त्रीय नृत्य में दिया जाता है, जैसे कि शास्त्रीय संगीत में दिया जाता है, जैसे कि रंगमंच में दिया जाता है, जैसे कि दृश्य कला में दिया जाता है, दृश्य कला, इन 4 चीजों में दिया जाता है, और हर साल दिया जाता है, ओके भाई, हर साल ये दिया जाता है। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? हर साल, वर्ष में एक बार, है ना। एक बार ही लगा रहे हो, शाबाश, बहुत अच्छे। आ जाओ भाई नेक्स्ट पर। पुरंदर की संधि के अनुसार शिवाजी ने कितने किले मुगलों के हवाले किए थे? जरा बताओ, कितने किले किए हैं, है ना। छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में बात कर रहा है। अगर हम देखें छत्रपति शिवाजी महाराज को, आप देखोगे तो इन्होंने पुरंदर की संधि करी थी, ठीक है भाई, पुरंदर की संधि। और ये कब करी है? ये करी है 1665 में, किसके साथ? मुगलों के साथ, ठीक है भाई। और इसमें उन्होंने अपने 35 में से 23 किले मुगलों को ही दे दिए थे। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये। और फिर इनको मुगलों ने कैद भी कर लिया था आगरा के किले में 1665 में ही। ये मुगलों की कैद से 1666 में निकल गए, ठीक है भाई। और 1670 में सूरत लूटा था, है ना भाई, सूरत लूटा। देखो, कोई भी बड़ा साम्राज्य चलाने के लिए पैसा चाहिए, तो ये बात ध्यान रखोगे, क्लियर हो जाएगा। 1674 में इन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण करी थी। कौन सी? छत्रपति की उपाधि। मराठा साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है इनको। और ये टैक्स कितना लिया करते थे? चौथ जो लेते थे, वो लेते थे साल की उपज का 1/4, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, साल की उपज का 1/4 टैक्स लिया करते थे, है ना भाई। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र आपको किस राज्य में लगता है? महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान या फिर तमिलनाडु? कहां पर है ये? अगर हम देखेंगे पहला वाला हमारे देश का परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा है? महाराष्ट्र में मिलेगा, है ना भाई, तारापुर। और कब शुरू हो गया था? 1969 में। दूसरा कौन सा है? रावत भाटा, कहां पर है? राजस्थान में। कब शुरू हो गया था? ये हो गया 1973 में, ओके। तो ये तो है पहला, दूसरा, ठीक है भाई, ये हमारे देश में पहला, ये दूसरा। अब हम पूछ रहे हैं काकरापार वाला, जरा बताओ क्या लगाओगे? शाबाश, बहुत अच्छे। ये मिलेगा आपको कहां पर? गुजरात। कब शुरू हो गया? 1993 में। कहां पर है? सूरत के पास। किसके पास है? सूरत के पास आपको देखने को मिलेगा। अगर मैं आपसे पूछूं कैगा वाला कहां है? कैगा, ये आपको मिलता है कर्नाटक के अंदर, कैगा वाला, ठीक है भाई। अगर मैं आपसे पूछूं कलपक्कम वाला कहां पर है? कलपक्कम हो जाएगा तमिलनाडु में, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कुडनकुलम, ये कहां पर है? कुडनकुलम वाला, ये भी तमिलनाडु में है। पूछा जाए नरोरा वाला कहां है? ये आपको यूपी में मिलेगा, ठीक है भाई, यूपी में। तो ऐसे आपने ध्यान रखना है इनके बारे में। कभी कभी मैचिंग में दे देता है ऐसे क्वेश्चन, इसका संबंध इससे है कि नहीं, ऐसे। अरे अभी नेक्स्ट पर।
बोलता है 1986 में स्वर्ण मंदिर में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन चलाना पड़ा था। ओके, इस ऑपरेशन का नाम क्या था जरा बताइए, जिसमें 80 ध्यान रखोगे आतंकी मारे गए थे और 13 हमारे सैन्य कर्मी की भी डेथ हुई थी। जरा बताओ, अगर हम देखें हमारे जो सैन्य कर्मी है वो 13 शहीद हुए थे यहां पर, कितने? 13। और जो आतंकवादी थे वो आतंकवादी कितने? ध्यान रखोगे 80, है ना, मारे गए। अब जरा बताओ 1986 में स्वर्ण मंदिर में चलाया गया था, किस नाम से चलाया गया था? है ना भाई, गड़बड़ हो जाएगी, ए नहीं है, ऑपरेशन ब्लैक थंडर है। ठीक है भाई, सी इज द राइट आंसर, ऑपरेशन ब्लैक थंडर इज द राइट आंसर। ओके, क्लियर हो जाएगा कैसे काम चलेगा भाई, ए नहीं है। कर्नाटक में मुख्य रूप से बादामी, बादामी भी पड़ता है, ऐहोल भी पड़ता है। बादामी और ऐहोल में चट्टानों को काटकर बनाई गई गुफाएं के संरक्षण में बनाई गई थी, है ना। किसके संरक्षण में, किसके समय पर, जरा बताओ क्या लगाओगे, है ना। अब जरा ये सोचो, जो बादामी था कर्नाटक के अंदर, वहां कौन सा वंश चलता था? चालुक्यों का ही चलता था, बादामी या वातापी के चालुक्य। ठीक है भाई, और ऐहोल में भी उनका ही कब्जा था। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये वाले बच्चे, बिल्कुल ठीक है। ओके, चालुक्य इज द राइट आंसर। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है ऊंची कूद के लिए खिलाड़ी को एक निश्चित ऊंचाई को पार करने के लिए कितने मौके मिलते हैं? जब आप दिल्ली पुलिस का फिजिकल की प्रिपरेशन कर रहे होगे और जब फिजिकल देने जाओगे, आपको वो कितने मौके मिल जाएंगे? जरा बताओ क्या लगाओगे। आपसे रनिंग करवाएंगे, आपको बुला लेंगे अंधेरी अंधेरी, 5 बजे बुला लेंगे और दौड़ाएंगे 9 बजे दिन में, भरी दोपहरी में, समझ गए। अगर गर्मियों में हुआ तो, सर्दियों में होता ठीक है, और गर्मियों में तो आपको धूल भी देखने को मिलती है, आंखों में धूल भर जाती है, और उसके तुरंत बाद कहते चलो लंबी कूद लगाओ, अब सांस चला हुआ रहता है आदमी का, उस पर कूदवाते हैं। अब जरा बताओ क्या लगाओ। 3, पक्की बात है, 3 इज द राइट आंसर, है ना। अगर आप देखोगे ऊंची कूद के भी और लंबी कूद के भी आपको कितने देखने को मिल जाएंगे? 3 मौके आपको देखने को मिल जाते हैं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये। आ जाओ नेक्स्ट पर। इनमें से किस देश ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 3 बार जीती हुई है? कौन से ने जीती है जरा बताओ। अगर हम देखें भारत है, ऑस्ट्रेलिया है, या फिर आप लगाओगे इसमें से पाकिस्तान है या फिर इंग्लैंड है। अगर हम देखें आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 1998 में शुरू हुई थी और ये सबसे पहले बांग्लादेश में हुई। ठीक है भाई, और ये जीती है सबसे पहले किसने? साउथ अफ्रीका ने जीत ली थी। साउथ अफ्रीका ने इसको जीता था सबसे पहले। भारत इसमें 2002 में श्रीलंका के साथ विजेता दिया गया, यानी कि श्रीलंका और भारत दोनों संयुक्त रूप से क्या थे? वो थे विजेता। ठीक है भाई, फिर 2013 भी भारत जीता, 2025 भी भारत जीता। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? भारत है जो 3 बार इसको जीता हुआ है। ओके, क्लियर हो जाएगा। अगर हम देखें जो 2025 वाली है, ये पाकिस्तान ने होस्ट करी थी और ये 19 फरवरी से शुरू हो गई और 9 मार्च तक गई थी। और भारत के सारे मैच कहां पर हुए थे? दुबई में हुए। अब फाइनल भी दुबई में ही हुआ, और किस किस के बीच हुआ था? भारत और न्यूजीलैंड के बीच में हुआ। तो हम जीत गए थे। ठीक है भाई, और मैन ऑफ द मैच यानी कि प्लेयर ऑफ द मैच फाइनल में कौन रहे? वो रहे थे रोहित शर्मा। ठीक है भाई, रोहित शर्मा। और यहां पर हमारे कोच कौन थे? गंभीर। अब 2029 वाली कहां होगी? भारत में ही होगी, भारत उसको होस्ट करेगा। ओके भाई, क्लियर हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं इंदिरा सागर बहुउद्देशीय परियोजना ये किस राज्य में है? देखो, जब भी ऐसा बहुउद्देशीय या फिर मल्टीपर्पज लगा मिले तो इसका क्या मतलब है? देखो, बहुउद्देशीय मतलब उसके उद्देश्य कई सारे हैं, यानी कि वो जो नदी पर बांध बनाया गया है वो कई पर्पज के लिए बनाया गया है। जैसे नदी आराम से जा रही है, डैम बना दिया। बांध बनाया इसलिए ताकि पानी को मोड़ा जा सके। ठीक है भाई, साइडों में यहां पर नहर निकाली जा सके और पीछे पानी रिजर्व करके वहां पर बिजली का भी उत्पादन किया जा सके। ठीक है, तो पानी सूखे इलाकों में भेजा भी जा रहा है, बिजली का भी उत्पादन होता है। अब पर्पज कई हो गए, इसके मल्टीपर्पज हो गए, और अपने हिसाब से आगे पानी छोड़ते हैं थोड़ा बहुत फिर। ठीक है, ये तो है बांध। एक होते हैं बैराज, जैसे कोई नदी जा रही है उसके ऊपर हमने बैराज बना दिया। ठीक है भाई, क्या बना दिया? बैराज। बैराज सिर्फ पानी को मोड़ने के लिए होते हैं, यानी कि वहां तुम ऐसे झील की तरफ रिजर्व नहीं रख सकते पानी, या तो आगे छोड़ो या साइडों में पहुंचाना पड़ेगा आपको नहर के थ्रू। ठीक है, वो होते हैं बैराज। तो ऐसे बैराज आपको यमुना पर बहुत मिल जाएंगे। बोलते हैं इंदिरा सागर बहुउद्देशीय परियोजना कहां पर है? मध्य प्रदेश में है। कौन सी नदी पर बनी हुई है ये? अगर हम देखें नर्मदा पर। ठीक है भाई, मध्य प्रदेश के खंडवा में आपको देखने को मिल जाएगी ये। ठीक है, आ जाओ भी नेक्स्ट पर। बोलते हैं निम्नलिखित में से किस स्थान पर 1941 में जहाज निर्माण उद्योग शुरू किया गया था? जरा बताओ। दामोदर है, विशाखापट्टनम है, एलूरू या फिर कुर्नूल? हमारे भारत में कब जहाज निर्माण उद्योग शुरू किया गया?
भाई आपको पता है 1941 में। लेकिन अगर हम देखें कहां पर, कौन सी जगह पर किया गया, जरा बताओ। विशाखापट्टनम, जो कि आंध्र प्रदेश का सबसे बड़ा शहर है, आंध्र प्रदेश का सबसे बड़ा शहर। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर है। आ जाओ नेक्स्ट पर। मानस, रणथंभौर, कान्हा, सुंदरबन, क्या है ये, है ना भाई, ये क्या हो जाएंगे। अगर हम देखें भाई, मानस भी आपको है ना भाई, अगर हम देखें नेशनल पार्क लगता है, रणथंभौर भी है नेशनल पार्क, कान्हा भी है और सुंदरबन भी है। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, नेशनल पार्क हो जाएंगे। ओके, शाबाश, बहुत अच्छे। बोलता है रामभर स्तूप जो उस स्थान को चिन्हित करता है जहां भगवान बुद्ध का अंतिम संस्कार किया गया था, भारत के किस राज्य में आपको लगेगा रामभर स्तूप। हिमाचल प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, जरा बताओ भाई। उनका जो जन्म था वो तो लुम्बिनी में हुआ था, और लुम्बिनी तो नेपाल में है आज के समय पर, पहले कपिलावस्तु में आता था। और उनका जो महापरिनिर्वाण है ना, महापरिनिर्वाण, देखो बौद्ध धर्म में मृत्यु को निर्वाण कहा जाता है, तो इनकी मृत्यु को महापरिनिर्वाण बोला गया है। तो महापरिनिर्वाण इनका कुशीनगर में हुआ था, और कुशीनगर कहां पर पड़ता है, यूपी में। ठीक है भाई, तो वहीं पर रामभर स्तूप है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये। इन्होंने सबसे ज्यादा उपदेश कहां दिए थे, वो श्रावस्ती में दिए थे। याद रखोगे, कहां, श्रावस्ती में दिए थे ज्यादातर उपदेश। ठीक है, वो इनका प्यारा शहर था। पहला कहां पर दिया था, सारनाथ में दिया था उपदेश। सारनाथ बनारस के पास है, और वहां पर जब इन्होंने दिया उपदेश तो 5 ब्राह्मणों को दिया था। ठीक है, तो ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हो, शाबाश। आईसीसी का पूर्ण विस्तार आपको क्या लगता है, जरा बताओ। इंटरनेशनल क्लब क्रिकेट है, इंटरनेशनल क्रिकेट एसोसिएशन है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है, इंटरनेशनल क्लब काउंसिल है, कौन सा हो जाएगा इसमें से। शाबाश, बहुत अच्छे भाई, वेरी गुड, है ना। इसमें से कौन सा लगता है, जरा बताओ इसमें से। अगर हम अच्छा, आईसीसी क्या रूल बनाता है क्या क्रिकेट के ना, एमसीसी बनाता है, मैरीलेबॉन क्रिकेट क्लब रूल बनाता है, जो इंग्लैंड में पड़ता है, समझ गए। और इसकी स्थापना हुई है 1787 में। ओके, दुनिया का पहला क्रिकेट क्लब है। रूल एमसीसी बनाता है, लागू आईसीसी से करवाता है। किससे करवाता है, आईसीसी से लागू करवाता है रूल। तो आईसीसी बना कब है, 1909 में, और इसका नाम क्या है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, दुबई के अंदर है ना, दुबई यूएई में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, शाबाश। आ जाओ भी नेक्स्ट पर। बोलता है चिंबेती श्रीधरलू नायडू एक समाज सुधारक थे और निम्नलिखित में से किस संगठन से जुड़े हुए थे। वेद समाज, आर्य समाज, ब्रह्म समाज या फिर परमहंस मंडली, किससे जुड़े हुए थे, जरा बताओ इसमें से क्या लगाओगे। भाई अगर हम देखें परमहंस मंडली है क्या, नहीं नहीं, परमहंस मंडली तो हमें नहीं लगता है ना। क्या फिर हम ब्रह्म समाज लगा सकते हैं, आर्य, वेद। देखो वेद समाज 1864 में बना था। कहां बना था, मद्रास के अंदर बना था, यस। और श्रीधरलू नायडू ने उसकी स्थापना करी थी, किसके साथ मिलकर करी थी, केशव चंद्र सेन के साथ मिलकर। केशव चंद्र सेन, बिल्कुल ये ब्रह्म समाज की कॉपी था। ब्रह्म समाज कब बना था, 1828 में राजा राम मोहन रॉय ने स्थापना करी थी, उसकी कॉपी था। इसलिए इसको है ना, वेद समाज को हम दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको, दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज कहते हैं। यानी कि ये जाति व्यवस्था को खत्म करने की बात बोलता था, लड़कियों को पढ़ाने की बात बोलता था, है ना भाई, ऐसी बातें बोलता था। ये भी आप ध्यान रखोगे। और एक ध्यान रखोगे, मूर्ति पूजा की बात करता था, मतलब ध्यान रखोगे मूर्ति पूजा के खंडन की बात करता था। मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए, ये बात बोली जाती थी, क्योंकि ब्रह्म समाज भी इसी चीज को प्रमोट करता था कि एक ईश्वर में विश्वास रखना चाहिए, ज्यादा में नहीं, और मूर्ति पूजा का खंडन करना चाहिए। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है एक प्रसिद्ध संगठन स्वनियोजित महिला संघ यानी कि सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशन निम्नलिखित में से किस राज्य में संबंधित है, इसकी स्थापना कब हुई थी और ये कहां पर है। मध्य प्रदेश में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में या फिर गुजरात में है, जरा बताओ। शाबाश, बहुत अच्छे, है ना भाई। ये कौन सा हो जाएगा, गड़बड़ ना हो। अच्छा एक बात बताओ, इसको मैं SEWA सेवा नहीं बोल सकता, है ना भाई, सेवा। तो सेवा की स्थापना कब हुई है, जरा बताओ क्या हो जाएगा। पक्की बात है गुजरात के अंदर है, गुजरात में है ना, गुजरात में ही है। 1974 में इसकी अहमदाबाद में, ठीक है भाई, स्थापना की गई है, गुजरात के अंदर है ये। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। तो ये किसको प्रमोट करता है, महिलाओं को सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाने के लिए। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, गुजरात इज द राइट आंसर। खींच गए, शाबाश। आ जाओ भाई नेक्स्ट पर। बोलते स्वतंत्र भारत का पहला नदी बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया था। ओके, आजाद भारत की बात कर रहा है भाई, जरा बताओ आजादी हमको कब मिली है, 15 अगस्त 1947, यानी कि उसके बाद की बात कर रहा है। ओके, अब हम देखें दामोदर पर, कृष्णा पर, गंगा पर, यमुना पर, किस पर बनाया गया है, जरा सोचो, है ना। देखो ध्यान से सुनना,
ऐसा हुआ 47 में जब हम आजाद हो गए थे ना, ठीक है भाई, 47 में जब हम आजाद हो गए तो 1948 में हमारे यहां पर एक परियोजना चली थी। कौन सी? दामोदर नदी घाटी परियोजना, ठीक है भाई, नदी घाटी परियोजना, और हमारे देश की पहली परियोजना थी ये, ठीक है भाई। इस परियोजना से क्या किया गया कि जो दामोदर नदी है वो और जो उसकी सहायक है वो, उन पर डैम बनाने शुरू करे थे, ठीक है भाई, उन पर बांध बनाने शुरू करे थे। अब ये जो दामोदर नदी है ये कहां है? जैसे ये छोटा नागपुर पठार है, ज्यादातर झारखंड में फैला हुआ है, तो उसी पठार में पलामू जिले से निकलती है, झारखंड से निकलने के बाद वेस्ट बंगाल में आ जाएगी और हुगली में मिल जाती है वेस्ट बंगाल में जाकर ये। और ये नदी वेस्ट बंगाल का शोक बोली जाती है क्योंकि बरसात के समय पर वह बाढ़ आवा देती है। कोई भी नदी बाढ़ तब आवाती है जब किसी ऊंचे इलाके से जाए और एकदम नीचे इलाके पे जाके पानी फैला दे। तो ये ऊंचा इलाका है पठार और आगे जाके मैदानी इलाका है वेस्ट बंगाल में, वहां फैल जाता है इसका पानी, तो वेस्ट बंगाल का शोक बोलते हैं, इसको सौरव बोलते हैं। अब क्या हुआ कि इसकी सहायक भी है, जैसे कि बराकर हो जाएगी, बराकर हो जाएगी, कोनार हो जाएगी, जमुनिया हो जाएगी, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, जमुनिया। तो ये जो बराकर नदी देख रहे हो ना, इस बराकर नदी पर तिलैया डैम बनाया गया था सबसे पहला, और ये 1953 में इसका उद्घाटन हुआ था। इसका उद्घाटन 1953 में हुआ। तो असल में यहां पर तो हम दामोदर नदी लगा देंगे, दामोदर की सहायक बराकर पर बना है वो डैम, कौन सा? तिलैया। किस परियोजना के हिसाब से? दामोदर नदी घाटी परियोजना। अमेरिका की टेनेसी घाटी परियोजना से कॉपी है ये, समझ गए? कौन सी? टेनेसी घाटी परियोजना से कॉपी है ये भी आप ध्यान रखोगे। आ जाओ भी नेक्स्ट पर, भारत की पहली घाटी परियोजना है वो ध्यान रखना। निम्नलिखित संगीतकारों में से किसे प्रसिद्ध बैंड द बीटल्स के साथ प्रदर्शन करने का श्रेय दिया जाता है? पंडित कुमार गंधर्व हो जाएंगे, या फिर पंडित भीमसेन जोशी हो जाएंगे, या फिर पंडित रविशंकर हो जाएंगे, या फिर शिव कुमार शर्मा हो जाएंगे। ये जो बीटल्स बैंड था ना, कहां का था बीटल्स बैंड? ये इंग्लैंड का था, ओके, और ये हमारे भारत में आया था। अब जरा बताओ क्या लगाओगे? इसके साथ प्रदर्शन करने का श्रेय दिया जाता है। शाबाश, बहुत अच्छे, कर सकते हैं। रविशंकर इज द राइट आंसर। ओके भाई, क्या बोला जाता है इनको? सितार मैस्ट्रो कहा जाता है, सितार मैस्ट्रो कहा जाता है, ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। और 1999 में इनको भारत रत्न मिला था। भारत के लिए 5 बार ग्रैमी पुरस्कार लेकर आए, और सबसे पहले यही भारत के लिए 1968 में ग्रैमी पुरस्कार लेकर आए थे। बोलता है ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाले पहले भारतीय का नाम बताइए जरा, है ना, कौन हो जाएंगे? क्या आप लगाओगे? पीलू मोदी है, दादाभाई नौरोजी है, या फिर आप लगाओगे भीकाजी कामा, या फिर जमशेदजी टाटा है? ओके, इसकी बात कर रहे हैं हम, ब्रिटिश संसद की बात कर रहे हैं, ठीक है भाई। ब्रिटिश संसद में चुनाव लड़कर, समझ गए, चुनाव लड़कर और उसके बाद जीतकर पहुंचने वाले पहले भारतीय है ये, समझ गए? कौन? दादाभाई नौरोजी। दादाभाई नौरोजी का जन्म 1825 में हुआ और डेथ 1917 में हो गई। पता है, अगर ये जिंदा रहते आजादी तक तो गांधी जी से कहीं ज्यादा ऊंचा औरा किसका होता? दादाभाई नौरोजी का, समझ गए? ये एक पारसी व्यापारी थे। ये क्या थे? पारसी व्यापारी थे, ये भी आप ध्यान रखोगे। और अगर आप देखोगे 3 बार कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। 1886 में भी करी है, 1893 में भी करी है, और 1906 में भी करी है। इन्हीं के कहने पर कांग्रेस का नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस किया गया था 1891 में। हालांकि कांग्रेस 1885 में ही बन गई थी, एओ ह्यूम ने उसकी स्थापना करी थी, लेकिन उस समय पर केवल कांग्रेस का नाम कांग्रेस था, और ये इंडियन नेशनल कांग्रेस 1891 में इनके ही कहने पर किया गया था। ओके, धन की निकासी का सिद्धांत इन्होंने ही दिया था। इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है, समझ गए भाई? क्लियर हो जाएगा, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। आ जाओ भी नेक्स्ट पर। बोलता है प्रसिद्ध उपन्यास रोड्स टू मसूरी निम्नलिखित में से, है ना, किस साहित्य अकेडमी पुरस्कार विजेता द्वारा लिखा गया है? जरा बताओ, रोड्स टू मसूरी क्या हो जाएगा इसमें से? शाबाश, बहुत अच्छे, कर सकते हैं। किसके द्वारा लिखा गया है? क्या शोभा डे है, मुल्कराज आनंद है, रस्किन बॉन्ड है, आर के नारायण है ना? जरा बताओ। द रूम ऑन द रूफ जिसने लिखा है ना भाई, अगर आप देखोगे जिसने द रूम ऑन द रूफ लिखा है ना भाई, उसका ही हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा इसमें से? रस्किन बॉन्ड, एंग्लो इंडियन, ठीक है भाई, एंग्लो इंडियन है ये। आ जाओ भाई नेक्स्ट पर। बोलता है नीति मन, है ना भाई, और सिनला दर्रा ये किस राज्य में है? जरा बताओ क्या लगाओगे? ये जो मन लिख रहा है ना, ये माना दर्रा के लिए लिख रहा है इसने। तो नीति हो गया, माना दर्रा हो गई, है ना, लिपुलेख दर्रा हो गई, है ना। ये आपको दर्राएं कहां पर देखने को मिलती हैं? ये हमें उत्तराखंड में देखने को मिल जाएंगी। अच्छा, हिमाचल प्रदेश में कुछ दर्रा है? बिल्कुल है।
जैसे कि शिपकीला दर्रा आपको देखने को मिल जाएगी, है ना। जैसे आपको देखोगे बारालाचा दर्रा है, बारालाचा दर्रा, जैसे कि रोहतांग दर्रा आपको देखने को मिल जाएगी। सिक्किम में आपको कौन सी मिल जाएगी, नाथुला दर्रा मिल जाएगी, प्लस नाकुला दर्रा मिल जाएगी, प्लस जैलेपला दर्रा मिल जाएगी। ठीक है भाई, जैलेपला पास देखने को मिल जाएगी। अरुणाचल प्रदेश में दिफू दर्रा आपको देखने को मिल जाएगी, यंगयाप दर्रा देखने को मिल जाएगी, बोमडीला दर्रा देखने को मिल जाएगी, बोमडीला दर्रा। ठीक है, ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हो। हमारा राइट आंसर है उत्तराखंड। ठीक है, शाबाश, बहुत अच्छे। आजो भी नेक्स्ट पर। बोलता है डोल उत्सव प्रमुख रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है। शाबाश भाई शाबाश, है ना, बहुत बढ़िया। अगर हम देखें डोल उत्सव के बारे में, क्या बिहार है, असम है, छत्तीसगढ़ या फिर महाराष्ट्र है ना भाई, जरा बताइए डोल उत्सव कौन बच्चा बताएगा इसमें से, कहां मनाया जाता है, क्या बिहार में या फिर असम में, छत्तीसगढ़ में या फिर महाराष्ट्र में। अभी आपको पता है छठ पूजा आने वाली है जो ईस्ट यूपी और बिहार और झारखंड में बड़े लेवल पर मनाई जाती है। ठीक है भाई, 25 से 28 तक वो चलेगी और 4 दिन वो मनाई जाती है। पहला दिन नहाई खाई बोला जाता है, दूसरा दिन खरना बोला जाता है। ओके, असम पक्की बात है, असम इज द राइट आंसर। डोल उत्सव असम में ही मनाया जाता है। आज नेक्स्ट पर। बहमनी साम्राज्य के विघटन के बाद कितने स्वतंत्र राज्य अस्तित्व में आ गए थे, जरा बताओ इसमें से कौन सा है। देखो, अगर हम बहमनी साम्राज्य की बात करेंगे, बहमनी साम्राज्य की अगर हम बात करें, देखो ये जो बहमनी साम्राज्य है इसकी स्थापना 1347 में अलाउद्दीन बहमन शाह हसन गंगू ने करी थी। हम शॉर्ट में उसको सिर्फ हसन गंगू लिख देते हैं। हसन गंगू ने कर दी, 1347 में कर दी। ठीक है, उसकी राजधानी बनाया गुलबर्गा को। कहां पर पड़ता है, कर्नाटका। एक गुलबर्ग है वो जम्मू कश्मीर में, वो अलग है। ये गुलबर्गा या फिर हम एसहानाबाद बोल देंगे, एसहानाबाद, उसको अपनी राजधानी बनाया था। अब क्या हुआ, आगे चलकर इनमें फूट डल गई भैया। अब जब फूट डल गई तो ये अलग अलग हो गए, जैसे कि बीजापुर इसमें से अलग निकल गया, जैसे कि गोलकुंडा अलग निकल गया, जैसे कि अहमदनगर रियासत अलग निकल गई, अहमदनगर, जैसे कि बरार अलग निकल गया, जैसे कि बीजापुर, है ना भाई, बीजापुर हो गया, जैसे कि बरार हो गया, जैसे कि बीदर हो गया, बीदर। तो ऐसे ये 5 हो गए थे अलग। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 5। देखो, चाहे तो ये एक रहा हो तब भी विजयनगर साम्राज्य से लड़ता था, तब ये 5 रहते थे तब भी विजयनगर साम्राज्य से लड़ते थे। ओके भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के अनुसार प्रत्येक कितने वर्ष के लिए वित्त आयोग का गठन किया जाता है, जरा बताओ क्या लगाओगे। शाबाश, बहुत अच्छे। वित्त आयोग का गठन कौन बच्चा लगाएगा। अगर हम देखें 280 और 281 में आपको वित्त आयोग देखने को मिल जाता है आर्टिकल में। वित्त आयोग, इसकी, है ना भाई, इसका जो गठन है वो 5 साल के लिए प्रेसिडेंट करते हैं। तो अपनी रिपोर्ट भी ये किसको देगा, सालाना, प्रेसिडेंट को ही देगा। ओके भाई, प्रेसिडेंट को ही देता है वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये। और अगर आप देखोगे ये जो वित्त आयोग है, वित्त आयोग अभी कौन से में नंबर का चल रहा है, 15वां। इसके अध्यक्ष कौन है, एन के सिंह, नंद किशोर सिंह है। 16वां कब शुरू हो जाएगा, 1 अप्रैल 2026 से वित्त आयोग 16वें नंबर का शुरू हो जाएगा। उसके अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, अरविंद पनगड़िया हो जाएंगे, है ना, क्लियर हो जाएगा, अरविंद पनगड़िया। ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हैं, क्लियर हो जाएगा। शाबाश, बहुत अच्छे। आ जाओ नेक्स्ट पर। मैरी कॉम 2014 में एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला थी। ओके, निम्नलिखित में से किस खेल का वो भारत का प्रतिनिधित्व करती हैं, जरा बताओ। अभी हमने इनके अवार्ड्स देखे थे, याद है ना। 2003 में क्या मिला, अर्जुन पुरस्कार। 2006 में क्या मिला, पद्मश्री। 2009 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला। 2013 में पद्म भूषण। 2020 में पद्म विभूषण। ओके, अब जरा बताइए। और 2012 में ये ओलंपिक में लंदन के में ब्रॉन्ज लेकर आई थी मुक्केबाजी में। ठीक है भाई। और 2014 के एशियन गेमों में ये क्या लेकर आई, गोल्ड मेडल। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, मुक्केबाजी से जुड़ी हुई है, मणिपुर से बिलोंग करती हैं। ठीक है भाई, शाबाश। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है देव समाज का मुख्यालय कहां पर स्थित था। ये कोलकाता में, लाहौर में, पूना में या फिर बंबई में। देव समाज के बारे में बताएंगे भाई, है ना। अगर हम देखें इसकी स्थापना किसने करी है, शिव नारायण अग्निहोत्री, है ना, शिव नारायण अग्निहोत्री। अब जरा बताओ क्या लगाओगे। इसकी स्थापना इन्होंने करी है, कब करी है, 1887 में की है। कहां पर है इसका हेडक्वार्टर, लाहौर के अंदर है। लाहौर इज द राइट आंसर। ओके, शाबाश। आ जाओ नेक्स्ट पर। भगोरिया निम्नलिखित में से किस त्योहार से संबंधित त्योहार है। भगोरिया के बारे में जरा बताओ, ये किससे हो जाएगा, दिवाली है, दशहरा है, होली है, या फिर आप लगाओगे शिवरात्रि है। किससे पहले किया जाता है, होली से पहले किया जाता है। होली से पहले किया जाता है। कहां पर, मध्य प्रदेश के अंदर किया जाता है। तो हमारा राइट आंसर है ये, भगोरिया निम्नलिखित में से किससे है, होली। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पर।
बोलता है टेबल टेनिस ने किस वर्ष ओलंपिक में अपनी शुरुआत करी है? टेबल टेनिस के बारे में बताना है। शाबाश, बहुत अच्छे, कर सकते हैं। अगर हम देखें इसमें से ये जो टेबल टेनिस है इसके बारे में बताइए। देखो ये जो टेबल टेनिस है ना, टेबल टेनिस की जो सतह की लंबाई है वो 274 सेंटीमीटर देखने को मिलती है, चौड़ाई 152.5 सेंटीमीटर है, और सतह से, जमीन से कितनी ऊंचाई पर होती है? 76 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको ओलंपिक में कब शामिल किया गया है? 1988 में किया गया है। ठीक है भाई, अच्छा चलो, ये तो टेबल टेनिस है। ये बताओ लॉन टेनिस को कब किया गया था? है ना, लॉन टेनिस को ओलंपिक में कब शामिल किया गया है? कौन बच्चा बताएगा? है ना भाई, जरा देखो इसमें से क्या लगाओ। शाबाश, है ना भाई। बोलता है मैरी कॉम, ये तो हमारा हो गया, हमारा राइट आंसर ये। बोलता है कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से नहीं गुजरती है? ओके, कैंसर लाइन के बारे में बोल रहा है। हमारे देश से कैंसर लाइन जाती है, कर्क रेखा जाती है। अब ये जो कर्क रेखा है ये आपको कहां से? गुजरात से भी देखने को मिल जाएगी, राजस्थान से भी देखने को मिल जाएगी, एमपी से भी देखने को मिल जाएगी, और ये छत्तीसगढ़ से भी देखने को मिल जाएगी। उसके बाद झारखंड से देखने को मिल जाएगी, वेस्ट बंगाल से देखने को मिल जाएगी, त्रिपुरा, मिजोरम, 8 राज्यों से जाती है। कहीं पे भी इसमें असम आया? नहीं आया। ठीक है भाई, कहीं पर भी इसमें असम नहीं आया। अच्छा एक बात बताओ, ये तो हो गई हमारी कैंसर लाइन, ठीक है, और एक है हमारी 82.5 डिग्री, है ना, जिससे हम अपना टाइम मापते हैं, 82.5 डिग्री देशांतर रेखा। ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को कहां कट करती हैं? यहां पर ये छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में करती हैं। कहां पर करती हैं? छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में एक दूसरे को कट करती हैं। वहां पर कौन सा पठार है? बुंदेलखंड, सॉरी बघेलखंड का पठार है। कौन सा हो जाएगा? बघेलखंड का पठार मिल जाएगा यहां पर। ठीक है, ऐसे आप ध्यान रखोगे। बुंदेलखंड का पठार यहां है, ठीक है, ये यूपी और एमपी के बॉर्डर पे टच है बुंदेलखंड, और यहां है बघेलखंड। ये आपको छत्तीसगढ़ में देखने को मिल जाएगा, यूपी में देखने को मिल जाएगा, एमपी में देखने को मिल जाएगा। ठीक है भाई, तो हमारा राइट आंसर है असम। पैन आयकर विभाग द्वारा जारी किया गया एक अंक की अद्वितीय अल्फा न्यूमेरिक संख्या है। अल्फा न्यूमेरिक मतलब उसमें एबीसी और 1 2 3 ऐसे कुछ नंबर्स मिलते हैं। अब वो कितने की संख्या मिलेगी, जरा बताओ क्या लगाओगे? शाबाश, बहुत अच्छे, कर सकते हैं। पेन के बारे में बात कर रहे हैं हम, ठीक है भाई, हम पेन के बारे में। पेन नंबर जरा बताओ कितने अंक का होता है? जरा बताओ क्या होगा? पक्की बात है 10। 12 कौन लगा रहा है भाई? 12 तो नहीं है, ठीक है भाई, वो तो आधार कार्ड आपको मिलेगा, 12 पे आपको आधार कार्ड देखने को मिलेगा, ठीक है भाई। और भारत में आपको फोन नंबर कितने का देखने को मिलेगा? 10। और ये भी आपका 10, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा 10। तो ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हो। ये कौन है भाई जो 12 लगा रहे हैं? ये इनकम टैक्स को बुलाया जाए उनके घर पे जो ये लगा रहे हैं। कौन है ये जो फर्जी काम कर रहे हैं? बोलता है केंद्र सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक का नया गवर्नर किसको बनाया है? जरा बताओ क्या लगाओगे? ये है विनय मोहन क्वात्रा, या फिर आप लगाओगे राजीव कुमार त्यागी है, या फिर विनोद आर खन्ना है, या फिर आप लगाओगे संजय मल्होत्रा है। ये कौन हो जाएगा? शाबाश, बहुत अच्छे, कर सकते हैं। हम बात कर रहे हैं आरबीआई की, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 1934 के एक्ट से इसकी स्थापना की गई है। कब की गई है? 1935 में, 1 अप्रैल को। ओके, और इसके 90 साल कब पूरे हो गए? 2025 में 1 अप्रैल 2025 में इसके 90 साल पूरे। और 2024 के दिसंबर में अगले 3 साल के लिए नए कौन आ गए हैं? संजय मल्होत्रा आ गए हैं, नए। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। नए गवर्नर ये आ गए। और ध्यान रखना, एक गवर्नर होता है और 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। किसके पास? इन्हीं के पास। ये आप ध्यान रखोगे, आरबीआई के पास। ओके, आज भी नेक्स्ट पर। पद्म भूषण 2023 से सम्मानित वाणी जयराम किस राज्य से संबंधित है? जरा बताना भाई, वाणी जयराम का संबंध किससे हो जाएगा, है ना? अगर हम देखें तमिलनाडु है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, या फिर महाराष्ट्र है, क्या मिला हुआ है उनको? पद्मा भूषण मिला है। कब मिला है? साल 2023 में। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। आ जाओ नेक्स्ट पर। राजस्थान का वह नृत्य कौन सा है जिसमें नकली घोड़े की सवारी का उपयोग एक प्रॉप के रूप में किया जाता है? जरा बताओ कौन सा है? क्या आप लगाओगे इसमें से पावरी नाच है, डिंडी और कला है, या फिर आप लगाओ घोड़ो मोदरी है, या फिर कच्ची घोड़ी है? ये कौन सा हो जाएगा? शाबाश, जरा बताओ। राजस्थान में शेखावटी क्षेत्र में होता है ये डांस, ठीक है भाई। कौन से क्षेत्र में होता है? शेखावटी क्षेत्र में। अब जरा बताओ क्या लगाओगे इसमें से? शेखावटी क्षेत्र में होता है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसमें से कच्ची घोड़ी इज द राइट आंसर। ए लगा रहे हैं। ओ पावरी नाच, रह जाओ, इतना कॉन्फिडेंस से लगा रहे जैसे कल ही देख के आए हैं। कच्ची घोड़ी इज द राइट आंसर। बोलता है भारतीय स्क्वैश रैकेट्स महासंघ का मुख्यालय आपको कहां पर देखने को मिलेगा? ये कहां पर है? जरा बताओ। अगर हम देखिए चेन्नई में, बेंगलोर में, मुंबई में, या फिर आप लगाओगे नई दिल्ली में।
भारतीय स्क्वैश रैकेट्स महासंघ, स्क्वैश से हमारे यहाँ अनाहत सिंह भी जुड़ी हुई है, दीपिका पल्लिकल भी जुड़ी हुई है, और ये आपको कहां पर देखने को मिल जाएगा स्क्वैश से जुड़ा हुआ? चेन्नई इज द राइट आंसर, चेन्नई इज द राइट आंसर, चेन्नई के अंदर है ये। ठीक है भाई, आ जाओ भी नेक्स्ट पर। संविधान के अंगीकरण के समय इसमें 395 अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां थी? जरा बताओ क्या लगाओगे इसमें? 8, 9, 11 या फिर 12? हम किसकी बात कर रहे हैं? हम संविधान की बात कर रहे हैं। यानी जिस समय ये अंगीकरण, ध्यान रखोगे, जब ये अपनाया गया है, यानी कि 26 नवंबर 1949 को जब ये अपनाया गया है, तो इसमें अनुसूचियां कितनी थी? 8, और जब लागू हुआ है तभी भी 8, और अभी वर्तमान में कितनी हो जाएंगी? अभी वर्तमान में है 12। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 8। खींच गए भाई, शाबाश, बहुत अच्छे। आ जाओ नेक्स्ट पर। निम्नलिखित में से किस तारीख को ब्रिटिश साम्राज्य ने भारत में संविधान सभा को अपनी शक्तियां हस्तांतरित कर दी थी और बोला कि भैया आप तुम संभालो? ठीक है, अब जरा बताओ, वो 26 जनवरी, 2 अक्टूबर, 15 अगस्त, या फिर आप लगाओगे 14 नवंबर है? ये कौन सा हो जाएगा? है ना, ब्रिटिश साम्राज्य ने भारत में संविधान सभा को अपनी शक्तियां है ना भाई स्थानांतरित कर दी थी। जरा बताओ, दे दी थी, है ना, हस्तांतरित, वो हो जाएगा हमारा राइट आंसर। 15 अगस्त इज द राइट आंसर, 15 अगस्त 1947 इज द राइट आंसर। ओके, क्लियर है? आ जाओ भी नेक्स्ट पर। बोलते हैं संविधान सभा की मौलिक अधिकार उप समिति की अध्यक्षता किसने करी है? मौलिक अधिकार के उप समिति की अध्यक्षता, जरा बताओ क्या लगाओगे? वो कौन है? संविधान सभा, आपको पता है जब हमारी संविधान सभा चुनी गई थी जुलाई 1946 में, ठीक है, कैबिनेट मिशन के आधार पर यहां पर चुनाव हुए, उससे चुनी गई, तो 389 मेंबर उसमें चुने गए थे। लेकिन क्या हुआ, आगे चलकर भारत पाकिस्तान बंटवारा हो गया, तो केवल 299 मेंबर ही बचे थे। ओके, और एंड ऑफ द एंड जब संविधान सभा आखिरी बार मिली थी 24 जनवरी 1950 को, उस समय तो केवल 284 ही थे, 15 की डेथ हो चुकी थी तब तक। ठीक है, अब बात कर रहे हैं संविधान सभा की मौलिक अधिकार की उप समिति की अध्यक्षता जेबी कृपलानी जी ने करी थी। बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति थे। ओके, तो ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। आपको क्या लगता है कि संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946, और जो ध्यान रखोगे उन्होंने संविधान लिखकर तैयार कर लिया था 26 नवंबर 1949 तक तैयार कर लिया था। ठीक है, तो इस बीच में उनको 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे, तो उनकी रोज बैठक हुई थी? बैठक केवल 165 दिन हुई है, और उसमें से भी 114 दिन इसके सिर्फ प्रारूप पर लग गए। 165 में से, समझ गए, 114 दिन इसके ड्राफ्ट में लग गए। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी। अब सीधी सी बात है, जब वो थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी इसमें प्रारूप समिति के अध्यक्ष, तो ज्यादा भाषण कौन देंगे संविधान सभा में? वही देंगे। ठीक है, तो 2,63,000 शब्द का भाषण था उनका। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। टोटल भाषण थे 36 लाख शब्द के। ओके, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन 1925 में, है ना भाई, पहले पार्टी सम्मेलन में हुआ था। अब जरा बताओ क्या लगाओगे? दिल्ली में हुआ, या फिर आप लगाओ कानपुर में हुआ, मद्रास में हुआ, या फिर आप लगाओगे बॉम्बे? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ये कब बनी है? सीपीआई के बारे में पूछ रहा है ना भाई। 1925 में बनी है, और ये बनी है कानपुर के अंदर। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, कानपुर के अंदर हमारा राइट आंसर है ये। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं सचिन तेंदुलकर ने अपना 100वां इंटरनेशनल सेंचुरी ये किस देश के खिलाफ बनाया है? जरा बताओ किस देश के खिलाफ बनाया उन्होंने? 100वीं सेंचुरी की बात कर रहे हैं। ठीक है भाई, शाबाश, कर सकते हैं। उनकी टोटल तो 100वीं थी, और उनकी टेस्ट के अंदर वो 51वें नंबर की थी। ठीक है, अच्छा, वो किस देश के खिलाफ बनाया? बांग्लादेश के खिलाफ। कौन से स्टेडियम में? बांग्लादेश के ढाका में पड़ता है शेर ए बांग्ला स्टेडियम। कौन सा स्टेडियम पड़ता है? शेर ए बांग्ला स्टेडियम पड़ता है। तो ऐसे आपने ध्यान रखना है। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है राष्ट्रीय शास्त्रीय नृत्य संस्थान द्वारा 2021 अभिनंदन सरोजा राष्ट्रीय पुरस्कार की प्राप्तकर्ता अपर्णा सतीसन और कुचिपुड़ी की प्रतिपादक है। कौन कौन से नृत्य की हैं? देखो, अपर्णा सतीसन को यह अवार्ड मिला है, ठीक है, वो कुचिपुड़ी की तो है प्रतिपादक, उसके साथ साथ वो कौन सा और नृत्य जानती हैं? जरा बताओ क्या लगाओगे इसमें से? कथक है, मोहिनी अट्टम है, भरतनाट्यम है, या फिर आप लगाओगे मणिपुरी है ना? राष्ट्रीय शास्त्रीय नर्तक संस्थान द्वारा 2021 में अभिनंदन सरोजा राष्ट्रीय पुरस्कार की प्राप्तकर्ता है अपर्णा सतीसन। वो भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी जानती हैं। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है निम्नलिखित में से कौन 1952 में केरल कलायम के संस्थापक में से एक थे? जरा बताओ क्या लगाओगे? पल्लवी कृष्णन है, या फिर रेमा श्रीकांत है, या फिर कलामंडलम कल्याणकुट्टी अम्मा है, या फिर आप लगाओगे सुनंदा नायर है। 1952 में केरल में कलायम के संस्थापक आपको कौन लगते हैं? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कलामंडलम कल्याणकुट्टी अम्मा इज द राइट आंसर। किससे जुड़ी हुई है? मोहिनी अट्टम से।
ठीक है भाई। मोहिनीअट्टम कहां का शास्त्रीय नृत्य है? केरल का, है ना, केरल का है। और ये स्त्री नृत्य है, और वो भी सिंगल स्त्री नृत्य है। समझ गए भाई, स्त्री नृत्य है, वो भी सिंगल स्त्री इस नृत्य को करती है। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है भारत का सबसे बड़ा फुटबॉल स्टेडियम कौन सा है? सबसे बड़ा फुटबॉल का स्टेडियम मींस वहां पे बैठने की कैपेसिटी बहुत अच्छी है। जरा बताओ, अगर हम देखें जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम है, या फिर आप लगाओगे चंद्रशेखरन नायर स्टेडियम है, इंदिरा गांधी स्टेडियम है, सॉल्ट लेक सिटी स्टेडियम है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सॉल्ट लेक सिटी स्टेडियम इज द राइट आंसर। फुटबॉल की अगर हम बात करें, इसमें 11-11 प्लेयर होते हैं और 90 मिनट का गेम होता है। और अगर मैच फंस रहा है तो 2 टाइम आप 15 मिनट का, है ना, 2 बार 15 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम ले सकते हैं। 45-45 मिनट के 2 सेशन होते हैं, 15 मिनट का प्रत्येक सेशन के बीच में ब्रेक होता है। और फीफा फुटबॉल की सर्वोच्च संस्था है, 1904 में स्थापना हुई थी फीफा की। ज्यूरिख स्विट्जरलैंड के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। ओके, और इसके जो आपको अध्यक्ष लगेंगे फीफा के, वो है जियानी इन्फेंटिनो। तो फीफा फुटबॉल विश्व कपों के बीच का अंतराल जरा बताओ कितना है? 5, 6, 3, 4 कितना हो जाएगा भाई? जरा बताइए वो कितना है? क्रिकेट के में कितना होता है? क्रिकेट के में होता है 4 का। ठीक है भाई, 4 का होता है। अगर आप देखोगे हॉकी के में कितना होता है? 4 का होता है भाई। ठीक है, फुटबॉल के में कितना होता है? वो भी आपको 4 का ही देखने को मिलेगा। ठीक है भाई, तो हमारा राइट आंसर है 4 इज द राइट आंसर, है ना भाई, 4 इज द राइट आंसर। क्या हुआ, पफ हो गई क्या, या क्लास रुक गई है? क्लास रुक गई क्या? पफ हो गई थी क्या? जरा मुझे बताओ एक बार, है ना भाई, पफ हो गई थी क्या? क्लास रुक गई थी क्या? हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 4 वाले बच्चे बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। ए भाई, ए भाई, ऑल ओके। जब ऑल ओके है तो तुम लोग ऐसे एकदम साइलेंट कैसे हो गए भाई, है ना। बोलता है भारतीय बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया निम्नलिखित में से किस संगीत घराने से संबंधित है? जरा बताओ क्या लगाओगे? हरिप्रसाद चौरसिया को देखते हैं। शाबाश, बहुत अच्छे, कर सकते हैं। अगर हम देखें मेहर है, रामपुर जयपुर है, या फिर आप लगाओगे सैनिया या फिर प्रसन्ना है, ये कौन सा है? शाबाश, बहुत अच्छे। तो हमारा राइट आंसर संगीत घराने से संबंधित है। हरिप्रसाद चौरसिया क्या बजाते थे? बांसुरी वादक थे। ठीक है भाई, सैनिया घराने से संबंधित थे ये भी। पन्नालाल घोष भी क्या बजाते थे? वही बजाते थे। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, वो भी बांसुरी बजाते थे। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार भारत के संविधान के किन अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? जरा बताओ। ओके भाई, थ्योरी क्लासेस भी शुरू करूंगा तुम्हारी, टेंशन ना लो। ठीक है भाई, ज्योग्राफी की भी, हिस्ट्री की भी, पॉलिटी की भी। अभी कुछ शॉर्ट वीडियोस आ रही हैं यूपीएसआई वाले में आ रही है सेक्शन में, इसमें भी आएंगी। अब समझ गए, सब्जेक्ट वाइज भी वो वीडियोस डालूंगा, टेंशन ना लो, सारी चीजें खींचेंगे। ओके, ये कौन सा लगता है? स्वतंत्रता का अधिकार, तो ये आपको मिलेगा आपको 25 से 28। ये आपको मौलिक अधिकार की बात कर रहे हैं, है ना भाई, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार आपको 25 से, मतलब मौलिक अधिकार 12 से 35 के बीच में हो गए। उसी बीच में आपको ये धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 के बीच में देखने को मिल जाएगा। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये संविधान के भाग 3 में आता है। इस भाग को हम क्या बोलते हैं? मैग्ना कार्टा। कहां से लिया है हमने? यूएसए के संविधान से। कहां से लिया है ये हमने? ध्यान रखोगे, यूएसए के संविधान से मौलिक अधिकारों को। सैम पित्रोदा ये की आत्मकथा है। जरा बताओ, सैम पित्रोदा की आपको आत्मकथा कौन सी लगती है ना भाई? द सबस्टेंड एंड द शैडो लगती है, बियॉन्ड द लाइंस लगती है, या फिर इन द आफ्टरनून ऑफ टाइम लगती है, या फिर ड्रीमिंग बिग, माई जर्नी टू कनेक्ट इंडिया। जरा बताओ, सैम पित्रोदा की कौन सी आपको एक आत्मकथा लगती है? शाबाश, कर सकते हैं भाई, तो वो हो जाएगा ड्रीमिंग बिग, माई जर्नी टू कनेक्ट इंडिया इज द राइट आंसर। शाबाश, डी इज द राइट आंसर। बोलता है बलायता निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? बलायता के बारे में जरा बताओ, ये कहां का है? वहीं का है जहां का सुग्गी है, या फिर आप लगाओगे हुत्तारी है। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, हुत्तारी, सुग्गी, हुत्तारी। हुली वेशा, ध्यान रखोगे, हुली वेशा। तो अगर हम देखें हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? कर्नाटक इज द राइट आंसर। कर्नाटक वाले बच्चे खींच गए भाई, होशियार। अजो नेक्स्ट पर। गायिका श्याममणि देवी किस राज्य से है? जरा बताओ वो किस राज्य से है? श्याममणि देवी के बारे में देख रहे हैं, क्या वो त्रिपुरा से है, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, या फिर आप लगाओगे इसमें से मध्य प्रदेश? गायिका श्याममणि देवी का संबंध है उड़ीसा से। और केलुचरण महापात्रा, उनका उड़ीसा से ही संबंध था। ठीक है, ये भी आप ध्यान रख सकते हो, क्लियर हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है केलुचरण महापात्रा लेकिन किससे जुड़े हुए थे? वो जुड़े हुए थे ओडिसी शास्त्रीय नृत्य से। ठीक है, भारत सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एनएफएसए को किस वर्ष अधिनियमित किया था? किस वर्ष अधिनियमित किया? जरा बताओ इसमें से, क्या 2013 में, 2001 में, 2008 में, या फिर आप लगाओगे 2005?
हम NFSA की बात कर रहे हैं। हमारा राइट आंसर हो जाएगा 2013 इज द राइट आंसर। आ जाओ भी नेक्स्ट पर। प्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्री वैजंती माला निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली की आपको प्रतिपादक लगती है? जरा बताओ किसकी बात कर रहे हैं हम कर रहे हैं क्या कुचिपुड़ी की, भरतनाट्यम, ओडिसी, या फिर आप लगाओ कथक? वैजंती माला का संबंध है भरतनाट्यम से, और भरतनाट्यम है तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। निम्नलिखित में से कौन अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले क्रिकेट खिलाड़ी हैं? किससे अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित होने वाले? शाबाश, बहुत अच्छे कर सकते हैं। क्या चंदू बोर्डो लगाओगे आप, या फिर आप लगाओगे विजय मांजरेकर, या फिर मंसूर अली, खान पटौदी, या फिर सलीम दुर्रानी? अर्जुन पुरस्कार 1961 में शुरू हुआ था और 20 खिलाड़ियों को दिया गया था। कौन से ऐसे खिलाड़ी थे जिनको 1961 में ही क्रिकेट के लिए मिल गया था? जरा बताओ। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सलीम दुर्रानी। पता है ये कहां के रहने वाले थे? अफगानिस्तान के। अफगानिस्तान से फिर ये भारत की ओर आ गए, और भारत के उस हिस्से में आए थे जहां आज ये आप पाकिस्तान देखते हो। तो फिर भारत पाकिस्तान का बंटवारा हो गया, तो फिर ये प्रॉपर भारत की ओर आ गए। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे। और भारत के लिए क्रिकेट खेले सलीम दुर्रानी। ठीक है भाई, तो ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हैं। आ जाओ नेक्स्ट पर। उत्तराखंड में आयोजित 38वें नेशनल गेम्स की मशाल का नाम बताइए। जरा बताओ क्या लगाओगे? मशाल का नाम बताना है। क्या आप लगाओगे भागेश्वरी है, ओजस्विनी है, तेजस्विनी है, वीरंगनी है? 38वें जो नेशनल गेम है ये 28 जनवरी को शुरू हुए और 14 फरवरी को खत्म हुए 2025 में ही। ओके, अब ये उत्तराखंड में वहां पर 8 शहरों में हुए हैं। ठीक है, और उद्घाटन हुआ इसका देहरादून से, राजीव गांधी स्टेडियम से मोदी जी ने किया था, और ये किया है 28 जनवरी को, और 14 फरवरी को समापन समारोह हुआ हल्द्वानी में। किसने किया? वो हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, इन्होंने किया। ठीक है, अगर हम देखें वो कौन सा हो जाएगा, क्या इसमें से हम लगाएंगे? तेजस्विनी इज द राइट आंसर। तेजस्विनी इज द राइट आंसर। ओके, अच्छा, यहां पर जो टॉप पर रही हैं वो सर्विसेज रही। सबसे ज्यादा पदक किसके आए हैं? सर्विसेज के, यानी कि सेवाएं। अब वो कितने पदक आए हैं अगर हम देखें? 68, 26, 27, टोटल 121। ये गोल्ड, ये सिल्वर, ये ब्रॉन्ज। ठीक है भाई, और टॉप पर रहे हैं। अब जो भी टॉप पर रहता है उसको राजा भालिद्र ट्रॉफी मिलती है। कौन सी ट्रॉफी मिलती है? राजा भालिद्र सिंह ट्रॉफी मिलती है उसको। तो इनको ये ट्रॉफी मिली। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा ऐसे। अब अगले वाले कहां होंगे? 39वें नंबर के 2027 के, वो होंगे मेघालय में, है ना भाई? कहां पर होंगे? मेघालय में। आ जाओ नेक्स्ट पर। खो खो विश्व कप 2025 के शुभांकर का नाम क्या हो जाएगा? जरा बताओ क्या हो जाएगा? तेजस और तारा, आभा और गजल, राधा और सीता, तारा और राधा। ये कौन सा हो जाएगा? शाबाश। खो खो विश्व कप पहली बार हुआ है, और ये 13 से 19 जनवरी के बीच में हुआ है। 2025 में भारत में ही हुआ है, दिल्ली में ही हुआ है, और भारत के पुरुष टीम भी जीत गई और महिला टीम भी जीत गई, दोनों जीत गए भारत के। ठीक है, तो जरा बताओ हमारा राइट आंसर कौन सा है? तेजस और तारा इज द राइट आंसर। और दोनों में ही, पुरुष और महिला में, दोनों में हमने किसको हरा दिया? नेपाल को। ठीक है भाई, हमने नेपाल को हराया। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान NDRI का मुख्यालय कहां पर स्थित लगता है आपको? जरा बताओ। हम किसकी बात कर रहे हैं? हम NDRI की बात कर रहे हैं। NDRI राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल में है, बेंगलोर में है, दिल्ली में है, या फिर आप लगाओगे हैदराबाद में है? ये कहां पर हो जाएगा? पक्की बात है, करनाल इज द राइट आंसर। यस, हरियाणा। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, हरियाणा का सबसे शांत डिस्ट्रिक्ट करनाल। ओके, तो ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हो। करनाल में आपको क्या भी देखने को मिल जाएगा? आपको देखने को मिल जाएगा गेहूं अनुसंधान संस्थान भी आपको देखने को मिल जाएगा, आपको जौ अनुसंधान संस्थान भी मिल जाएगा। ठीक है भाई, चावल अनुसंधान संस्थान कहां पर है? कटक। ठीक है भाई, कहां पर है? कटक के अंदर है, वो है उड़ीसा। बोलता है महिला एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2024 की विजेता टीम कौन है? जरा बताओ इसकी कौन हो जाएगी, है ना? ये कहां पर हुआ? महिला एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी ये हुई है कहां पर? बिहार में हुई है, और बिहार में हुई है, राजगीर में हुई है। ओके, और हमने 1-0 से हरा दिया। ठीक है भाई, 1-0 से हरा दिया। किस टीम को हरा दिया हमने? चाइना को। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, और भारत जीत गया। भारत जीत गया, चाइना को हरा दिया 1-0 से। क्लियर हो जाएगा, शाबाश। आ जाओ नेक्स्ट पर। और इस बार हॉकी का ये जो एशिया कप है वो भी भारत ने जीता है, दक्षिण कोरिया को हराकर, वो भी बिहार में हुआ था। ओके, बोलता है 9 दिवसीय कार्यक्रम भारत पर्व 2024 कहां आयोजित होता है? जरा बताओ, भारत पर्व कहां पर मनाया जाता है? अगर हम देखें इंडिया गेट, लाल किला, राष्ट्रपति भवन, या फिर जंतर मंतर पर मनाया जाता है? जरा बताओ, शाबाश, है ना? अगर हम देखें 9 दिवसीय कार्यक्रम है जिसको हम भारत पर्व बोलते हैं, ये कहां मनाया जाता है? ओके, तो सर ये मनाया जाता है लाल किला इज द राइट आंसर। ओके, क्लियर हो जाएगा, लाल किला इज द राइट आंसर। ठीक है, बहुत अच्छे। आ जाओ भी नेक्स्ट पर। कौन सा राज्य में चिखल खालो उत्सव मनाया जाता है?
पता है इसमें क्या होता है, जैसे जुलाई के समय पर यह मनाया जाता है हर साल, और इसमें कीचड़ फेंकी जाती है एक दूसरे के ऊपर, समझ गए? कीचड़ कहां का है ये हो जाएगा, ध्यान रखोगे, गोवा का। चिखल खा लो, ठीक है भाई, ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हो। क्लियर हो जाएगा, शाबाश, बहुत अच्छे। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है मार्टिन गुप्टिल ने 8 जनवरी 2025 को इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया। अब जरा बताओ वो कहां से आते हैं मार्टिन गुप्टिल? इंग्लैंड से, आयरलैंड से, न्यूजीलैंड से, या फिर आप लगाओगे साउथ अफ्रीका, तो वो न्यूजीलैंड से आते हैं। क्लियर हो जाएगा, न्यूजीलैंड से। मिचेल स्टार्क ने भी टी20 से संन्यास ले लिया। अश्विन ने भी, अगर आप देखोगे, अश्विन ने भी ऑल फॉर्मेट से क्रिकेट के संन्यास ले लिया, ये भी आप ध्यान रखोगे, ठीक है भाई। इंटरनेशनल क्रिकेट के ऑल फॉर्मेट से उन्होंने संन्यास ले लिया। बोलता है 2011 की जनगणना के अनुसार दमन और दीव में भारत के सभी केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे कम लिंगानुपात है, जहां प्रति 1000 पुरुषों पर आपको केवल कितनी महिलाएं लगती हैं? जरा बताओ क्या होगा। 2011 के हिसाब से हमारे देश में जो आपको लिंगानुपात लगता है वो है 943 का, यानी कि 1000 औसतन पुरुषों पर इतनी आपको महिलाएं देखने को मिलेंगी। किस केंद्र शासित प्रदेश में आपको ज्यादा देखने को मिलेंगी? पुदुचेरी में देखने को मिलेंगी। पुदुचेरी में कितनी आपको देखने को मिलेंगी? पुदुचेरी में आपको देखने को मिल जाएंगी, है ना, 1037, ठीक है, तो वो ज्यादा है। लेकिन कम कौन से में? दमनदीव। कितनी है? 618। 1000 पुरुष पर केवल इतनी महिलाएं। सोचो कितना बेकार सेक्स रेशो है वहां का, कहना कितनी गड़बड़ है, सोचने वाली बात है। आ जाओ नेक्स्ट पर। वास्को डी गामा जब कालीकट पहुंचा तब वहां का शासक कौन था? जरा बताओ क्या लगाओगे? वास्को डी गामा, है ना भाई। अगर हम देखें वो कौन था? डब्ल्यू हेस्टिंग, या फिर आप लगाओगे LM रिड्स है, जमोरिन है, मीर जाफर है। ये क्या हो जाएगा? शाबाश, बहुत अच्छे। अच्छा एक बात बताओ, ये जो आया था वास्को डी गामा 1498 में आया, 1502 में आया, फिर कब आया? 1524 में उसकी फिर मृत्यु हो गई कोच्चि में। उसकी क्या आपको देखने को मिल जाएगी? उसको दफनाया गया कोच्चि में ही, ठीक है भाई, वहीं उसकी आपको कब्र देखने को मिल जाएगी, ठीक है भाई। क्लियर हो जाएगा, ऐसे आप ध्यान रखोगे। अब बात आती है कि जब वो कालीकट पहुंचा था तो जमोरिन लोकल शासक था। जमोरिन एक उपाधि होती थी वहां के लोकल शासक की। उसने उसका वेलकम किया, क्या भाई आइए लूट के लेके जाइए, है ना। 60 गुना ज्यादा दाम पर यहां से जो वो मसाले लेकर गया था वो बिके थे। फिर तो यूरोपियंस को लत लग गई कि चलो भाई उधर तो कुछ है, चलते हैं, ठीक है भाई। तो ये 1502 में भी आया था, 1524 में भी आया था। कहां से? पुर्तगाल से। ओके भाई, तो ऐसे आप ध्यान रखोगे, शाबाश। आ जाओ नेक्स्ट पर। कालीकट बंदरगाह उतरा था ये। कालीकट बंदरगाह कहां पर है? केरल में। निम्नलिखित में से कौन सा उच्च न्यायालय 1866 में स्थापित किया गया है? जरा बताओ, शाबाश। ये कौन सा होता है? बंबई हाई कोर्ट है, या फिर आप लगाओगे गुजरात उच्च न्यायालय, या फिर इलाहाबाद उच्च न्यायालय, या फिर केरल उच्च न्यायालय है। ओके, हम कह रहे हैं हमारे यहां पर जो हाई कोर्ट बनते हैं वो किस एक्ट के जरिए बनते हैं? 1861 के एक्ट के जरिए, अभी भी, ठीक है। और अगर आप देखोगे जो सबसे पहला 1862 में हाई कोर्ट बना था 1 जुलाई को, वो था कलकत्ता हाई कोर्ट। कौन सा था? कलकत्ता हाई कोर्ट। फिर 14 अगस्त को बना था 1862 में ही, है ना, बॉम्बे हाई कोर्ट। फिर 15 अगस्त को बना था 1862 में ही मद्रास हाई कोर्ट, ठीक है भाई, मद्रास हाई कोर्ट। 1866 में जाकर कौन सा बना था? आगरा हाई कोर्ट। इस आगरा हाई कोर्ट को कहां पर शिफ्ट कर दिया था? 1869 में इलाहाबाद के अंदर, और इसका नाम कर दिया गया था इलाहाबाद हाई कोर्ट, ठीक है भाई। अब आपसे वही पूछ रहा है कि भाई 1866 में कौन सा बना हुआ है? इलाहाबाद हाई कोर्ट, ठीक है भाई। क्लियर हो जाएगा, है ना। ध्यान रखोगे, आगरा हाई कोर्ट के नाम से 1866 में बना था ये, 1869 में इसको इलाहाबाद शिफ्ट कर दिया। बोलता है निम्नलिखित में से चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में, है ना, कौन सा एक नवरत्न नहीं था? फरूची नहीं था, बरामीर नहीं था, धनवंतरी नहीं था, फाहियान नहीं था। जरा बताओ कौन नहीं था? देखो ध्यान से सुना, जो ये नवरत्न का कॉन्सेप्ट है ना, अकबर ने जो लिया था वो चंद्रगुप्त सेकंड से ही लिया था। गुप्त वंश का ये एक सम्राट था चंद्रगुप्त सेकंड। ये गद्दी पे बैठता है 375 से लेकर 415 ईस्वी के बीच में, ठीक है भाई। इसके दरबार में नवरत्न थे, ठीक है, क्लियर हो जाएगा, नवरत्न। लेकिन उसमें फाहियान नवरत्न नहीं था। ये कौन था भाई? ये तो आपको पता है चीनी यात्री था, है ना। ये क्या था? ये तो एक चीनी यात्री था, ये आपने ध्यान रखना है, चीनी यात्री, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। अच्छा, ये भारत में आया, ठीक है, 399 में, और कब गया? ये गया है 414 में। 399 ईस्वी में आया और 414 में ये गया है। और किसके समय पर आया था? ये चंद्रगुप्त सेकंड के समय पर ही आया। चंद्रगुप्त सेकंड ने शकों को हरा दिया था, तो शकारी की उपाधि धारण करी थी, और इसके पास, चंद्रगुप्त सेकंड के पास, विक्रमादित्य की उपाधि थी। अब एक चीज ध्यान रखना,
गुप्त काल में जो ज्यादातर शासकों की राजधानी रही वो पाटलिपुत्र ही रही थी, लेकिन इसने एक और राजधानी बना ली थी, उज्जैन। क्यों? इस वेस्ट वाले एरिया को कब्जाने के लिए। और विवाह में बहुत विश्वास रखता था, कहता था यार अगले वाले से शादी संबंध बना लेता हूं, लड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, उसका साम्राज्य अपना। ठीक है, तो बहुत दिमाग लगाता था। आ जाओ भी नेक्स्ट पर। बोलता है जूडो फेडरेशन ऑफ इंडिया का गठन किस वर्ष किया गया? 1975 में, 1969 में, या फिर आप लगाओगे 1979 या फिर 1965 में? जरा बताओ। अगर हम देखें जूडो फेडरेशन ऑफ इंडिया ये कब बना हुआ है? शाबाश, कर सकते हैं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1965 इज द राइट आंसर। कौन सा हो जाएगा? ये वाले बच्चे, बिल्कुल ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है कौन सी प्रसिद्ध नदी पेरियार राष्ट्रीय उद्यान से होकर जाती है? पेरियार नेशनल पार्क कहां पर है? केरल के अंदर है। तो वहां से कौन सी नदी होकर जाती है? पेरियार। केरल की सबसे लंबी नदी है, 244 किलोमीटर। कैसे? देखो, ये आपको केरल देखने को मिल जाएगा यहाँ, और यहां पर है अन्नामलाई की पहाड़ी जो केरल और तमिलनाडु के बॉर्डर पर है। तो इन्हीं अन्नामलाई की पहाड़ियों से केरल की तरफ से ये नदी निकलती है और यहां आके वेबनान झील में गिर जाती है। वेबनान झील लगी हुई है बिल्कुल अरब सागर से, तो या तो आप उसको झील में बोल दो गिर गई, या फिर बोल दो अरब सागर में जा गिरी, एक ही बात है, क्योंकि उन दोनों का पानी लगा हुआ है। आ जाओ भी नेक्स्ट पर। बोलता है निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? वो कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम का बेटा था। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, चंद्रगुप्त प्रथम का बेटा था, उसका नाम था समुद्रगुप्त। उसने 6 प्रकार के सिक्के चलाए थे, 6 प्रकार के सिक्के चलाए थे। किसने कहा था इसको भारत का नेपोलियन? विंसेंट स्मिथ ने बोला था, विंसेंट स्मिथ ने बोला था। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये, क्लियर हो जाएगा। और ये किसका बेटा था? चंद्रगुप्त प्रथम का बेटा था। ओके, इसका दरबारी कवि कौन था? हरिशैन। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, हरिशैन। हरिशैन से इसने संस्कृत भाषा में जो प्रयागराज का प्रशस्ति शिलालेख है ना, वो लिखवाया था, अपने बारे में अच्छी अच्छी चीजें लिखवाई थी। ठीक है, तो ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। बोलता है खंगेन महंत के लोकगीतों में एक उल्लेखनीय व्यक्ति थे। जो खंगेन महंत है वो बिहू गीतों के लिए जाने जाते थे, तो वो कहां के हो जाते हैं? असम के हो जाते हैं। हमारा राइट आंसर है असम। आ जाओ नेक्स्ट पर, नेक्स्ट देखते हैं। बोलता है किस राज्य के अभ्यारण्य में बैंडेड रॉयल तितली यानी कि राचना जलिंद्र इंद्र देखी गई है? किस राज्य के अभ्यारण्य में देखी गई है? जरा बताओ। शाबाश, बहुत अच्छे, कर सकते हैं, है ना भाई। क्या ये हमें मिली है केरल में, उड़ीसा में, त्रिपुरा में, या फिर असम में मिली है? जरा बताइए। तो सर किस राज्य के अभ्यारण्य में बैंडेड रॉयल तितली ये हमें देखने को मिली है? त्रिपुरा के अंदर देखने को मिली है। त्रिपुरा हमारा कहां पर है? नॉर्थ ईस्ट में आपको देखने को मिल जाएगा, है ना। ये हाँ त्रिपुरा, जो 3 तरफ से बांग्लादेश से कवर्ड है। ओके भाई, ये बांग्लादेश हो गया और इससे 3 तरफ से घिरा हुआ है। त्रिपुरा की राजकीय भाषाएं काकबोराक भी है, बांग्ला भी है, अंग्रेजी भी है। ओके, काकबोरक भी है और बांग्ला भी है और अंग्रेजी भी है। भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों के कितने समूह हैं? जरा बताओ। अगर हम देखें भाई, आपको अच्छे से पता है कि 14 से 18 तक समानता का अधिकार आता है। कौन सा? समानता का अधिकार। 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार आता है, स्वतंत्रता का अधिकार। ओके, और 23-24 में आपका कौन सा? ध्यान रखोगे, शोषण के विरुद्ध अधिकार आपको देखने को मिल जाएगा, है ना। 25 से 28 तक आपको कौन सा? धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है। फिर आपको 29-30 में क्या देखने को मिल जाएंगे? अल्पसंख्यकों के अधिकार देखने को मिल जाएंगे। 32 में क्या हो जाएगा? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। कितने हो गए? हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6। ठीक है भाई, 6 इज द राइट आंसर। ओके भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर, नेक्स्ट देखते हैं। बोलता है विशु के नाम से नव वर्ष को किस राज्य में मनाया जाता है? क्या बिहार में, उड़ीसा में, कश्मीर से, या फिर आप लगाओगे केरल इज द राइट आंसर, है ना। अगर हम देखें विशु के नाम से नव वर्ष को किस राज्य में मनाया जाता है? बिहार में, उड़ीसा में, या फिर केरल? तो ये केरल में मनाया जाता है। विशु मलयालम कैलेंडर का न्यू ईयर है। ठीक है, मलयालम कैलेंडर केरल में चलता है, तो वहां के न्यू ईयर का त्योहार विशु है। जैसे गुड़ी पाड़वा महाराष्ट्र में, ध्यान रखोगे, हिंदू कैलेंडर का जब पहला दिन शुरू होता है तब मनाया जाता है। उगादि हिंदू कैलेंडर का जब पहला दिन शुरू होता है कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में मनाया जाता है। ओके, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं निम्नलिखित में से कौन सा महासागर विश्व में सबसे छोटा है? सबसे छोटा आपको कौन सा देखने को मिलेगा? अगर हम देखें, सबसे बड़ा प्रशांत महासागर है, दूसरे नंबर पर कौन सा है? एटलांटिक महासागर, तीसरे पर कौन सा है? हिंद महासागर सबसे छोटा, चौथे नंबर पर आर्कटिक देखने को मिल जाएगा। आर्कटिक यहां नॉर्थ पोल की तरफ देखने को मिलता है, ऊपर की तरफ। ठीक है भाई, उत्तरी ध्रुव की तरफ आपको देखने को मिलता है। आ जाओ नेक्स्ट पर। इनमें से कौन सी पुस्तक हर्षवर्धन के द्वारा लिखी गई है? जरा बताओ। हर्षवर्धन के द्वारा ये गीत गोविंद है, रत्नावली है, कादंबरी है, या फिर हर्षचरित है? जरा बताओ इसमें से। शाबाश, बहुत अच्छे। देखो, अगर हम देखें भाई, प्रियदर्शिना लिखी है, नागानंद लिखी है और रत्नावली लिखी है। ओके, अगर आप देखोगे नागानंद हो जाएगा,
ठीक है, प्रियदर्शिना हो जाएगी, प्रियदर्शिना, है ना, ये इन्होंने ही तो लिखी है। किसने लिखी है? अगर आप देखोगे हर्षवर्धन ने ही लिखी है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये वाले बच्चे, बिल्कुल ठीक है, हर्षवर्धन। ये 606 से लेकर 647 ईस्वी के बीच में गद्दी पर बैठा है, और इसकी जो राजधानी थी, पहली थानेश्वर थी जो कि हरियाणा में पड़ती, और दूसरी कन्नौज जो कि यूपी में पड़ती। ठीक है भाई, इसके जो पिता का नाम था वो प्रभाकवर्धन था, और ये पुष्यभूति वंश से आता था। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है विकसित भारत युवा नेता संवाद 2025 कार्यक्रम का आयोजन कहां किया गया, जिसमें मोदी जी ने भाग लिया। ये कहां पर किया गया है जरा बताओ? अगर हम देखिए लाल किले में, भारत मंडपम में, रोहिणी मैदान में, या फिर प्रगति मैदान में, जरा बताओ क्या हो जाएगा इसमें से? शाबाश, बहुत अच्छे। बोल रहा है, क्या बोल रहा है हमसे कि भाई भारत युवा नेता संवाद 2025 ये कहां पर हुआ है? ये हुआ है भारत मंडपम में, दिल्ली के अंदर। मोदी जी ने भी इसमें हिस्सा लिया। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, समझ गए? कब से कब तक? 10 से 12 जनवरी 2025 दिल्ली के अंदर ये हुआ। ठीक है भाई, दिल्ली के अंदर ये हुआ। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है वाद्य यंत्रों और उससे जुड़े हुए कलाकारों का सही संयोजन की पहचान कीजिए। जरा बताओ क्या लगाओगे? शाबाश, बहुत अच्छे, कर सकते हैं, सही सही ढूंढना है। तो शिव कुमार शर्मा क्या संतूर से, जाकिर हुसैन क्या सरोद से, बिस्मिल्लाह खान बांसुरी से, या फिर आप लगाओगे अली अकबर खान तबला से। भाई अली अकबर खान तो बिल्कुल भी नहीं है, सरोद से जुड़े हुए हैं। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, सरोद से जुड़े हुए हैं। बिस्मिल्लाह खान शहनाई वादक है, शहनाई। ठीक है भाई, जाकिर हुसैन तबला वादक है, तबला। बस एक ठीक है, शिव कुमार शर्मा जी जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हैं। ठीक है, कहां से? जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हैं। आज नेक्स्ट पर। इंडिया एट रिस्क पुस्तक निम्नलिखित में से किस लेखक के द्वारा लिखी गई है? इंडिया एट रिस्क ये किसके द्वारा लिखी गई है जरा बताओ? वो हमारे विदेश मंत्री भी रह चुके हैं, है ना, हमारे विदेश मंत्री भी रह चुके हैं, वो हो जाएंगे जसवंत सिंह इज द राइट आंसर। कौन हो जाएगा? जसवंत सिंह इज द राइट आंसर। आ जाओ नेक्स्ट पर। निम्नलिखित में से कौन खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 का शुभांकर आपको लगता है? 2024 का शुभांकर कौन सा हो जाएगा? जो कहां पर हुए थे? जो लद्दाख में भी हुए और जम्मू कश्मीर में भी हुए। ठीक है भाई, और 2024 की हम बात कर रहे हैं, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? हिम तेंदुआ इज द राइट आंसर। कौन सा हो जाएगा? हिम तेंदुआ इज द राइट आंसर। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी है ना? आपको पता है, ईट पर नाच वाली शॉर्ट ट्रिक याद रख सकते हो आप। ठीक है, कौन सी? ईट पर नाच। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। जैसे इलेक्ट्रॉन आप टॉमसन यानी कि थॉमसन लगा सकते हो। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, है ना भाई। अगर आप देखोगे प्रोटॉन, है ना भाई, क्लियर हो जाएगा, तो रदरफोर्ड लगा सकते हो, रदरफोर्ड। ओके, क्लियर हो जाएगा। और न्यूट्रॉन चैडविक लगा सकते हो, चैडविक। तो हमारा राइट आंसर किसके लिए? इलेक्ट्रॉन के लिए थॉमसन को लगा सकते हैं, हमारा राइट आंसर ये। क्लियर हो जाएगा, शाबाश, बहुत अच्छे। आ जाओ भी नेक्स्ट पर। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है? ओके, देखो हमारे ऊपरी हिस्से में ज्यादातर तिब्बत कवर करता है, तो ज्यादातर दर्राएं हमारी तिब्बत की ओर हैं। ठीक है, ऊपरी वाली। तो अगर आप देखोगे तो ये कह रहा है अरुणाचल प्रदेश का कौन सा दर्रा है जो तिब्बत को जोड़ता है? तो यहां पर है अरुणाचल प्रदेश और यहां है बोमडीला दर्रा। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बोमडीला दर्रा। यहां पर आपको कौन सा देखने को मिल जाएगा? नेपाल, यहां मिल जाएगा भूटान। ओके, क्लियर हो जाएगा। और यहां पर है दिफू दर्रा। दिफू दर्रा जो है ये चाइना, म्यांमार और भारत तीनों के ट्राई जंक्शन पर है, और दिफू दर्रा के थ्रू आप अरुणाचल प्रदेश से म्यांमार जा सकते हो। ठीक है भाई, आज नेक्स्ट पर। निम्नलिखित में से कौन सा गुजरात का लोक नृत्य है? ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। और ये थी तुम्हारी